हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, इससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 9 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिए हैं। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लास से संबंधित जो टाइम होता है, जो क्लास पीडीएफ होती है और जो पेपर कटिंग होती है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अकेडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, जिसमें आप अपने एडुकेटर के साथ इंगेज होकर डिस्कशन करके, चैट करके, क्लास से संबंधित जो भी डिस्कशन होता है, डॉट होता है, आप उसको क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है, जिसमें डेली बेस के आधार पर आपको पीटी का और मेंस का टेस्ट दिया जाता है। तीसरा, इसके तहत आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है, जिसमें एक निर्धारित समय में आपके यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का है और दूसरा जो है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स का जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है ये 49,500 का है और 24 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन 72,000 का है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 12 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है ये आपको 44,550 में और 24 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है ये आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक है उसके 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 74,500 है और 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 1,15,750 है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पा जाएंगे। तो 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 67,050 में और 24 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 1,04,175 में प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है सो आप अनअकैडमी के द्वारा जो नेक्स्ट कॉम्बैट का आयोजन हो रहा है, कॉम्बैट का, वो हो रहा है 14 फरवरी और 28 फरवरी को, चूँकि अल्टरनेटिव संडे होती है तो 14 और 28 को हो रही है। इसकी टाइमिंग 11 AM है। आप इसमें इनरोल करें मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी यूज़ करके, तो आप इसमें 60 मिनट का 60 क्वेश्चन और रिलेटिव स्कोरिंग वाले जो कंटेस्ट फॉर्मेट है आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कई सारे प्राइजेज आपको जीतने का अवसर मिलेगा और अपने प्रिपरेशन को वैल्यूएट करने का भी अवसर मिलेगा। यदि आप 1 से 3 रैंक तक आते हैं तो आपको अपने चॉइस के हिसाब से अनअकैडमी का जो है सो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन 1 महीने का दिया जाएगा। यदि आप 4 से 10 रैंक तक आते हैं तो 75% डिस्काउंट के साथ, यदि 11 से 50 रैंक तक आते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट के साथ, और यदि आप 51 से लेके 500 रैंक तक आते हैं तो 25% अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन टेन्योर आपके चॉइस पर दिया जाएगा, जो आप जितना दिनों तक लेना चाहेंगे। ये 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करें। और साथ ही साथ अनअकैडमी के द्वारा क्या है कि आपकी सुविधा के लिए जो है सो 1 ईयर का जो कोर्स है वो 2022 के लिए 12 फरवरी को और 2 ईयर का कोर्स 2023 के लिए जो है सो भी 12 फरवरी को, और एनसीईआरटी आधारित प्रीलिम्स बैचेज जो है वो 12 फरवरी को स्टार्ट किए गए हैं। तो आप इस बैचेज में अपनी पार्टिसिपेट करें, अपना सब्सक्रिप्शन लें प्लस कोर्स का, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का, और अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए अपनी सफलता को अनअकैडमी के मार्गदर्शकों के नेतृत्व में सुनिश्चित करें।
और आपकी सुविधा के लिए अनअकैडमी के द्वारा कम्बो प्लान की शुरुआत की गई है कि आप ऑप्शनल पेपर का प्लस कोर्स और जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक साथ लेते हैं और ये 12 मंथ का लेते हैं तो आपको 88,705 का, और 24 मंथ का लेंगे तो ये 1,31,510 का। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसी प्रकार जो प्लस कोर्स है, तो यदि दोनों का प्लस कोर्स लेते हैं अर्थात ऑप्शनल पेपर का भी और जीएस का भी, तो 12 मंथ का यह 70,103 में, और 24 मंथ का जो है यह आपको 99,680 में, और मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। और आपके मार्गदर्शन के लिए अनअकैडमी के द्वारा जो है सो एक मेगा समिट का आयोजन किया जा रहा है। तो उस समिट का जो आयोजन होगा वो 20 और 21 फरवरी को होने जा रहा है। आप इसमें रजिस्टर्ड करें, और रजिस्टर्ड होने के बाद जो है सो आप देश के जाने माने हस्तियों, ब्यूरोक्रेट्स, राजनीतिक प्रशासनिक विश्लेषक सबसे आपको रूबरू होने का अवसर मिलेगा। और प्रशासन के जो विशेषता है उस क्षेत्र में जो चुनौतियां, आपको कैसे काम करना है, किस तरीके से, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा इन ब्यूरोक्रेट्स प्रसिद्ध विशेषज्ञों के द्वारा। आप इस प्रोग्राम में जरूर पार्टिसिपेट करें। तो आइए एक बार फिर से सभी का ज्योग्राफी के इस मैराथन सेशन में आप लोगों का स्वागत है। एक दिन के लिए आपका जो है सो मॉडर्न इंडिया का क्लास ब्रेक हुआ है, और इसमें चूंकि फ्राइडे सैटरडे जो है सो मैराथन सेशन का रहता है, तो एक मैराथन सेशन जो मैंने जनवरी में लिया था समुद्र विज्ञान का, और ये जो मैराथन सेशन है ये समुद्र विज्ञान पार्ट 2 करके आपके सामने आ जाएगा। समुद्र विज्ञान पार्ट 2 करके मैराथन सेशन आ जाएगा। तो समुद्र विज्ञान पार्ट 1 में जो मैराथन सेशन था, तो उसमें आप देखे होंगे, यदि आपने उस वीडियो को देखा होगा, और नहीं तो आप जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 में जो जनवरी महीने में मैराथन सेशन करके गया था, उसमें मैंने आपके जो सामने चीज़ें प्रस्तुत किया था, उसमें सबसे पहला हमने एक टॉपिक पर डिस्कशन किया था जिसको कहते हैं महासागरीय उच्चावच के बारे में। महासागरीय उच्चावच, ये पहला टॉपिक उसमें मैंने डिस्कशन किया था। महासागरीय उच्चावच के बाद उसमें हमने ज्वार भाटा के बारे में डिस्कशन किया था, या महासागरीय गति के बारे में, तो ज्वार भाटा के बारे में। और फिर तीसरा उसमें हमने डिस्कशन किया था जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रवाल भीति के बारे में, कोरल रिफ के बारे में, पार्ट 1 में हमने डिस्कशन किया था मैराथन से। आज जो समुद्र विज्ञान पार्ट 2 का मैराथन सेशन आपके सामने जा रहा है, तो इसमें हम किस किस चीज़ों पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम इसमें सभी महासागरों के जो महासागरीय जलधारा है उस महासागरीय जलधारा के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और महासागरीय जलधारा के ऊपर जो डिस्कशन करेंगे तो इसमें हम लोग किस किस चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जलधारा किसे कहेंगे इसका एक परिचय लेंगे, टॉपिक का एक फॉर्मेटिंग परिचय ले लेंगे। फिर जलधाराओं के प्रवाहित होने के जो प्रतिरूप हैं, जो पैटर्न हैं, इस प्रतिरूप पर चर्चा करेंगे। प्रतिरूप के बाद जलधाराओं को प्रवाहित करने वाले जो कारक हैं, जो फैक्टर हैं, उस कारक पर हम चर्चा करेंगे। कारक के बाद जो है सो प्रत्येक महासागर की जो जलधारा है, जैसे अटलांटिक महासागर की जलधारा है, तो इस अटलांटिक महासागर की जलधारा पर, दूसरा जो प्रशांत महासागर है तो प्रशांत महासागर की जलधारा पर, और तीसरा जो हिंद महासागर है तो हिंद महासागर की जलधारा पर हम इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ न केवल जलधारा पर बल्कि जलधारा पर जो इसका प्रभाव है, तो ओशियन करंट का जो प्रभाव है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस प्रभाव पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अभी तक आईएएस के मेंस में यहाँ से महासागरीय जलधाराओं के प्रभाव से 2 बार जो है आपके पास यदि क्वेश्चन बैंक होगा तो आप देखेंगे कि 2 बार जो है सो आईएएस के मेंस में महासागरीय जलधाराओं के प्रभाव पर प्रश्न आ चुका है, और आगे भी आने की संभावना है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से जलधाराओं के सर्कुलेशन पैटर्न पर भी प्रभाव पड़ रहा है। हम उस पर भी फोकस करेंगे, दृष्टिपात करेंगे। तो आप काम एंड कूल होके इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो सेक्शन महासागरीय जलधारा वाला है, ये जितना आपके पीटी के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही आपके ये मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये आपके पीटी और मेंस दोनों ही के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये ध्यान में रखेंगे, आप उसी हिसाब से देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं जो महासागरीय जलधारा है, इसको कहेंगे क्या है, नहीं है।
तो उस पर हम लोग चलते हैं। तो महासागरीय जलधारा, महासागरीय जलधारा ओशियन करंट। और जो महासागरीय जलधारा ओशियन करंट है, तो सबसे पहले क्या है कि महासागर में जो है ना 3 प्रकार की गति होती है, जो मैंने पहले भी आपको बताया है। महासागरीय जल में क्या है कि 3 प्रकार की गति है, 3 प्रकार की गति है। और महासागरीय जल में जो 3 प्रकार की गति है, उसमें तो जो एक गति होती है जिसको हम लोग कहते हैं तरंग गति कहते हैं, तरंग गति, वेव मोशन, जिसमें सागर के सरफेस पर जो ऊर्जा का संचार होता है वो है, बेसिकली इसमें जल का ट्रांसफर नहीं होता है। तरंग गति के बाद जो दूसरी गति महासागरीय जल में, वो क्या है, ज्वारीय गति है या टाइडल मोशन होता है, ज्वारीय गति। और ज्वारीय गति के बाद जिसको ज्वार भाटा आप कहते हैं, और तीसरा जो गति है उसको हम लोग कहते हैं महासागरीय जलधारा, महासागरीय जलधारा। तो महासागरीय जल में जो 3 प्रकार की गति है, उसमें सबसे प्रमुख जो ओशन सर्कुलेशन है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो महासागरीय जलधारा होती क्या है और क्या हम इसको कैसे इसको व्याख्यायित कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, उसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक काल्पनिक इमेज बना लेना होगा। मान लीजिए कि ये सी लेवल है, कोई महासागर है, और इस सागर में जो ये सागर या कोई महासागर का एरिया है, इस तरीके से जो है इसमें जल है। तो महासागरीय जो सर्कुलेशन होता है, तो इसमें सतही जल के नीचे एक थर्मोक्लाइन लेयर पाया जाता है। इस थर्मोक्लाइन लेयर के पास जो जल में एक निश्चित दिशा में गति होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, महासागरीय जलधारा कहते हैं। इस थर्मोक्लाइन लेयर के पास इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो एरिया है जलधाराओं के प्रवाह का, वो हम लोग क्या कहते हैं, सागरीय जलधारा कहते हैं, सागरीय जलधारा। और सरफेस पर जो वेव मोशन के रूप में जल का फ्लो होता है इस तरीके से, इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, ये तरंग गति होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तरंग गति कहते हैं। तो महासागरीय जलधारा हम लोग कहते हैं कि जब महासागर की पॉइंट वाइज की पॉइंट तक, जब महासागर की विशाल जलराशि यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर, जब महासागर की विशाल जलराशि और क्षैतिज दिशा में लंबी दूरी का एक तय करती है, क्षैतिज दिशा में लंबी दूरी तय करती है, क्षैतिज दिशा में लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है, लंबी दूरी तय करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली महासागरीय जलधारा कहते हैं। अर्थात जब महासागर की विशाल जलराशि एक निश्चित दिशा में, क्षैतिज दिशा में लंबी दूरी तय करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, महासागरीय जलधारा कहते हैं। और महासागरीय जलधारा जो होता है ना, तो इसमें जल का सर्कुलेशन होता है। जैसे तरंग में केवल ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि इसमें जल एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। तो जो विशाल जलराशियां क्षैतिज दिशा में लंबी दूरी तय करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, महासागरीय जलधारा कहते हैं। महासागरीय जलधारा का जो विशेषता होती है ना, इसमें चक्रीय मोशन होता है, एक तरीके से चक्रीय प्रतिरूप का ये प्रवाह होता है। चक्रीय प्रतिरूप का प्रवाह कहने का अर्थ हुआ कि जिस पॉइंट से जलधाराओं में गति उत्पन्न होगी, वो घूम के सागर का एक सर्कुलेशन पूरा करके फिर से उस बिंदु पर आ जाएगी और एक चक्र को या एक सर्कुलेशन को पूरा कर लेगी, एक चक्र को या एक सर्कुलेशन को पूरा कर लेगी। तो ये इस चक्रीय प्रवाह की विशेषता होती है। और जाहिर सी बात है कि यदि महासागर की विशाल जलराशि क्षैतिज दिशा में लंबी दूरी तय करेगी, तो जाहिर सी बात है कि ये लंबी दूरी तय करने का भी कोई ना कोई कारण होगा। अचानक तो महासागर की जलराशि जो है सो सर्कुलेट होगी नहीं, तो वो जो कारण होगा जो इस जलराशि को काफी लंबी दूरी तक प्रिवेल्ड करेगा, उसी कारण को हम लोग कहेंगे महासागरीय जलधारा को उत्पन्न करने वाले कारक। तो महासागरीय जलधारा को जो उत्पन्न करने वाले कारक हैं, वो कौन कौन से कारक हैं, हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जब महासागर की विशाल जलराशि क्षैतिज दिशा में लंबी दूरी तय करती है, तो हम उसे महासागरीय जलधारा कहते हैं। यह एक प्रकार का क्या होता है, चक्रीय प्रवाह होता है। अर्थात जिस पॉइंट से, जिस इंस्टेंट ऑफ पॉइंट से जल में मोशन होना शुरू हुआ है, वो जल सर्कुलेट होते हुए फिर से वहां पर आकर एक साइकिल को पूरा कर लेगी, फिर ये अगले साइकिल में यहाँ से निकल जाएगी। तो एक चक्रीय मोशन होता है।
और जाहिर सी बात है कि ये जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं, तो महासागरीय जलधाराएं बेसिकली क्या होती है कि ये दो प्रकार की होती है। महासागरीय जलधारा क्या होती है, दो प्रकार की होती है, जिसमें एक होता है गर्म महासागरीय जलधारा, गर्म जलधारा, जिसको वार्म ओशियन करंट कहेंगे, गर्म जलधारा। और दूसरी जो होती है जिसको हम लोग कहेंगे ठंडी या शीत जलधारा कहेंगे, कोल्ड या ठंडी या शीत जलधारा कहते हैं। तो इस तरीके से महासागरीय जलधारा को हम लोग दो कैटेगरी में रखते हैं, ये दो कैटेगरी होता है। अब जो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो बेसिकली क्या है, तो महासागरीय जलधाराओं के जो प्रवाहित होने के कुछ जनरल पैटर्न है वो, और ये यदि आप समझ जाएंगे तो कौन सी जलधारा गर्म होगी और कौन सी जलधारा ठंडी होगी ये आपको याद नहीं करना होगा, तो ये कंसस होके समझना है। मैं दो बार रिपीट कर दूंगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा इसी में जलधाराओं के प्रवाहित होने के जलधाराओं के प्रवाहित होने के प्रतिरूप, जलधाराओं के प्रवाहित होने के प्रतिरूप। और जलधाराओं के प्रवाहित होने के जो प्रतिरूप होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे ये जलधाराएं सर्कुलेट करती है, किस तरीके से होती है, तो वो ध्यान से देखिए। जलधाराओं के प्रवाहित होने के जो प्रतिरूप होते हैं उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक काल्पनिक विश्व बनाना होगा, ग्लोब। और ग्लोब पर यदि आप अक्षांश से परिचित होंगे तो इसको और आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 0 डिग्री हो जाए और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री साउथ। तो अब यदि हमें उत्तरी गोलार्ध को भी अक्षांश के आधार पर केवल दो भागों में बांटना हो तो हम 40 डिग्री या 45 डिग्री नॉर्थ अक्षांश की रेखा से इसे दो भागों में बांट सकते हैं। हम मान लेते हैं कि दिस इज 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड दिस इज द 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। दोनों गोलार्धों को हमने दो भागों में बांट दिया है। तो अक्षांश के जो एंगल का वैल्यू है वो 0 डिग्री 1 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल के वैल्यू के आधार पर हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, निम्न अक्षांश कह सकते हैं। एंगल के वैल्यू के आधार पर इसको क्या कह सकते हैं, निम्न अक्षांश, लो लैटिट्यूड। तो चूंकि 45 से 90 के बीच जाएंगे तो इसको हम लोग अब उसी के आधार पर क्या कह सकते हैं, उच्च अक्षांश कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, हाई लैटिट्यूड कह सकते हैं। और ठीक उसी तरीके से सॉदर्न हेमीस्फीयर में आ जाएंगे तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, सॉदर्न हेमीस्फीयर में क्योंकि 0 से 45 के बीच का क्षेत्र है तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लो लैटिट्यूड, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, निम्न अक्षांश कहेंगे। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, उच्च अक्षांश कहेंगे, यानी हाई लैटिट्यूड के रूप में कहेंगे। अब चूंकि इसी ग्लोब पर महासागर भी अवस्थित है तो जैसे मान लीजिए कि प्रशांत का दोनों ध्रुवों तक विस्तार है, अटलांटिक का दोनों ध्रुव तक विस्तार है, और हिंद महासागर अंटार्कटिका से लेके उत्तरी गोलार्ध में लगभग आप देखेंगे कि 23 डिग्री 24 डिग्री अक्षांश तक इसका एक्सटेंशन है। तो अब इसका अर्थ ये निकलता है कि महासागर भी इस पर अवस्थित है तो वो भी दो भागों में बढ़ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध का महासागर और दक्षिणी गोलार्ध का महासागर। और उत्तरी गोलार्ध में जो महासागर का एरिया 0 से 45 के बीच होगा वो निम्न अक्षांश का महासागर कहलाएगा, और जो 45 से 90 के बीच का होगा वो उच्च अक्षांश का महासागर कहलाएगा। एज सिमिलर, जो 0 डिग्री अक्षांश से 45 डिग्री अक्षांश के बीच दक्षिणी गोलार्ध में होगा वो क्या कहलाएगा, निम्न अक्षांश का महासागर, और 45 से 90 के बीच जो होगा वो उच्च अक्षांश का महासागर कहलाएगा। अब यदि आप समझ गए, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अटलांटिक का, तो अटलांटिक का क्या है, गोलार्धीय और ध्रुवीय विस्तार है, यानी उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक लगभग इसका विस्तार है। तो जो जनरल पैटर्न उत्तरी गोलार्ध में लागू होगा वही जनरल पैटर्न क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में भी लागू होगा, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो हम अभी उत्तरी गोलार्ध पर चर्चा कर रहे हैं, अटलांटिक महासागर का एक एग्जाम्पल लेके चर्चा करेंगे, और अटलांटिक महासागर का एग्जाम्पल लेके चर्चा करेंगे तो हम नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को ले लेते हैं। और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और यदि इसी हिसाब से बांटेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन इस लाइन से क्या हो जाएगा, दो भागों में बढ़ जाएगा। इसको 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और यहाँ पर हम इसको क्या ले सकते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ले सकते हैं। तो अब इस आधार पर इस अटलांटिक को हम कह सकते हैं कि ये जो उत्तरी अटलांटिक का एरिया है ये क्या कहला सकता है, निम्न अक्षांश का एरिया कहला सकता है उत्तरी अटलांटिक में। और ये क्या कहला सकता है उत्तरी अटलांटिक में, इसको हम लोग कह सकते हैं उच्च अक्षांश का एरिया कह सकते हैं।
अब यदि मान लीजिए अटलांटिक का थोड़ा सा भी नक्शा आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो अटलांटिक के यहाँ पर कौन सा होगा, यूरोप महाद्वीप होगा। यहाँ पर इसके इस साइड पर कौन होगा, यूरोप होगा। और यहाँ पर कौन सा होगा, अफ्रीका होगा। तो यूरोप और अफ्रीका का जो हम डिसाइड करेंगे, तो जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यानी कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग होगा वो अटलांटिक के पूर्वी तट से लगा होगा। और नॉर्मली यहाँ पर तो ऑब्वियसली कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है। तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का जब हम डिसाइड करेंगे डायरेक्शन, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप का जो पूर्वी भाग होगा वो अटलांटिक के पश्चिम भाग से लगेगा, पश्चिम शोर लाइन से। और जो यूरोप और अफ्रीका का पश्चिमी भाग होगा वो अटलांटिक के पूर्वी भाग से टच करेगा, पूर्वी भाग से टच करेगा, ये ध्यान में रखेंगे। अब ये जो महासागरीय जलधाराएं होती है, 5 जनरल पैटर्न को फ्लो करती है। और इसका केवल एक ही जगह अपवाद होगा, नॉर्थ इंडियन ओशियन। नहीं तो चाहे वो उत्तरी अटलांटिक हो, चाहे वो दक्षिणी अटलांटिक हो, चाहे उत्तरी प्रशांत हो या दक्षिणी प्रशांत हो, ये सभी जो या दक्षिणी हिंद महासागर, इन सभी जगहों पर ये जनरल पैटर्न एज इट इज लागू होगा। यदि कहीं पर थोड़ा सा एक्सेप्शन होगा तो वो भी अंदर रूल कंसिडरेबल हो जाएगा, उसकी भी व्याख्या होगी। नॉर्मली वो पैटर्न हूबहू फिट फिट बैठता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें ध्यान में ये रखना है कि जो वार्म ओशियन करंट होता है, जो जलधाराओं के प्रवाहित होने का पहला प्रतिरूप है, नियम है, पैटर्न है, तो वो जो है पहला कि जो गर्म जलधारा होती है, तो गर्म जलधारा का जो प्रवाह होता है हमेशा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर होता है। गर्म जलधारा का जो प्रवाह होता है, दे ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड। निम्न अक्षांश से ये किधर प्रवाहित होगा, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होता है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर। और निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होता है, तो इसका अर्थ है कि गर्म जलधारा का प्रवाह जहां भी होगा, चाहे वो 0 से 45 डिग्री के बीच होगा तो वो भी नीचे से ऊपर ही होगा, यानी 0 से 45 के बीच। और 45 से 90 के बीच होना है तो वो भी 45 से 90 की ओर जाएगा। यानी कि इसका अर्थ होता है कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये ऑलवेज विषुवत रेखा से किधर की ओर जाएगा, ये ऑलवेज विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर प्रवाहित होने वाली जलधारा होगी, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर। एक दूसरा इसका जो रूल है वो हो जाएगा, जो शीत जलधारा है, जो ठंडी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा जो होता है वो हमेशा उच्च अक्षांश से, ठंडी जलधारा ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होता है, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर। और उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होने का अर्थ हुआ कि उच्च अक्षांश कौन सा होगा, ध्रुव का एरिया होगा। तो ध्रुव से, और निम्न अक्षांश किधर का एरिया होगा, तो विषुवत का होगा। इसका अर्थ है कि जो शीत या ठंडी जलधारा है, ये ऑलवेज प्रिवेल्ड फ्रॉम पोलर रीजन टू इक्वेटर रीजन, यानी हमेशा पोल से इक्वेटर के पास आएगा ठंडी जलधारा। और गर्म जलधारा ऑलवेज प्रिवेल्ड फ्रॉम इक्वेटोरियल जोन टू पोलर जोन, यानी कि उष्ण कटिबंध से या विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ये जाएगा। दूसरा, तीसरा जो इसका नियम है वो ये है, इसको कंसेप्ट से समझना है और तीसरे को पहले नियम से जोड़कर, तीसरा और पहला नियम हम इसको जोड़ देंगे, फर्स्ट और तीसरा नियम को ऐड। तो तीसरा नियम करता है कि निम्न अक्षांश में, निम्न अक्षांश में, थर्ड पॉइंट कहता है निम्न अक्षांश में। निम्न अक्षांश हमने किसको माना है, क्या उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, 0 से 45 के बीच को निम्न अक्षांश माना है। तो निम्न अक्षांश में दैट इज 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच, ये चाहे उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, निम्न अक्षांश में कॉन्टिनेंट के पूर्वी भाग में, C4 कॉन्टिनेंट, निम्न अक्षांश में महाद्वीप के पूर्वी तट के पास, निम्न अक्षांश में महाद्वीप के पूर्वी तट के पास क्या है, गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। और उसी अक्षांश में कॉन्टिनेंट के पश्चिमी तट के पास, कॉन्टिनेंट के पश्चिमी तट के पास जो है ये ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। तीसरा पॉइंट, तो तीसरे पॉइंट को फिर से एक बार सुन लेंगे। कहते हैं कि निम्न अक्षांश में विच मीन्स बिटवीन 0 डिग्री टू 45 डिग्री इन बोथ हेमिस्फीयर, निम्न अक्षांश में 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच महाद्वीप के पूर्वी तटों के पास। तो अब यदि हम इस डायग्राम पर ले लेंगे, इसको यदि हम इस डायग्राम पर ले लेंगे पहले और तीसरे को, तो ये निम्न अक्षांश है।
अमेरिका का ये पूर्वी तट है, तो इस पूर्वी तट के पास ऑलवेज कौन सी जलधारा प्रवाहित होगी? ये कहा जाता है कि निम्न अक्षांश के पास, महाद्वीप के पूर्वी तटों के पास ठंडी जलधारा, और इसी अक्षांश में महाद्वीप के पश्चिमी तटों के पास क्या होती है? सॉरी, गर्म जलधारा, और इसी अक्षांश में महाद्वीप के पश्चिमी तटों के पास क्या है? ठंडी जलधारा का प्रभाव है। इसका अर्थ ये हो गया। और पहला पॉइंट आपको बताया हूं कि गर्म जलधारा हमेशा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगी, ये ध्रुव की ओर जा रही है। दूसरा पॉइंट में आपको बताया कि ठंडी जलधारा हमेशा ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएगी, चाहे वो कोई भी अक्षांश हो, तो फिर ये हो जाएगा ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आ रही है। और तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखाया वो ये कहता है कि जो गर्म जलधारा है या निम्न अक्षांश में महाद्वीप के पूर्वी तट के पास गर्म जलधारा जो नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, और उसी अक्षांश में महाद्वीप के पश्चिमी तट के पास ठंडी जलधारा। चौथा पॉइंट जो है ठीक इसका अपोजिट है। चौथा पॉइंट कहता है कि उच्च अक्षांश में, उच्च अक्षांश का अर्थ क्या हो जाएगा कि बिटवीन 45 डिग्री टू 90 डिग्री, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, तो उच्च अक्षांश में महाद्वीप के पूर्वी तट के पास ठंडी जलधारा। तो महाद्वीप के पूर्वी तट के पास यदि ठंडी जलधारा प्रवाहित होगी तो यही कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न पार्ट होगा, और यहाँ पर कौन सी जलधारा प्रवाहित होगी? ठंडी जलधारा। और इसी अक्षांश में महाद्वीप के पूर्वी तटों के पास जो है वो गर्म जलधारा प्रवाहित होगी। यानी उच्च अक्षांश में महाद्वीप के पूर्वी तट के पास ठंडी जलधारा जो डायग्राम पर बनाया है, और महाद्वीप के पश्चिमी तटों के पास ठंडी जलधारा। जैसे उत्तरी अटलांटिक में आपको बताया था कि यूरोप और अफ्रीका का जो तट होगा वो पश्चिमी भाग होगा अटलांटिक से, तो इसीलिए कॉन्टिनेंट के संदर्भ में पश्चिमी भाग में गर्म जलधारा और पूर्वी भाग में ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। और ठंडी जलधारा ऑलवेज जो है ऊपर से नीचे की ओर, तो ये ध्रुव से 45 की ओर आएगा। गर्म जलधारा ऑलवेज नीचे से ऊपर की ओर, ये 45 से 90 की ओर जाएगा। ये चौथा नियम। और पांचवा नियम जो है ये कहता है कि कॉरियोलिस फोर्स के प्रभाव से यह बल जो पृथ्वी के घूर्णन गति से उत्पन्न होता है, तो कॉरियोलिस बल के प्रभाव से जो है जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में क्या चलती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। क्लॉक वाइज डायरेक्शन में उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराएं होती है वो कैसे चलती है? क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के सुइयों के अनुकूल। इसका अर्थ हो गया कि उत्तरी गोलार्ध में जलधाराओं का सर्कुलेशन ऐसे होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, यानी कि घड़ी के सुइयों के प्रतिकूल चलती है। तो ये 5 नियम है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि गर्म जलधारा जो है सो ऑलवेज विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है, या दूसरा हम लोग कहेंगे निम्न अक्षांश उच्च अक्षांश की ओर जाती है। दूसरा, ठंड महासागरीय जलधारा जो है ऑलवेज ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आती है, अर्थात यह जो कहेंगे उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आती है। तीसरा, निम्न अक्षांश में दैट मीन्स 0 से 45 डिग्री के बीच निम्न अक्षांश में महाद्वीप के पूर्वी तटों के पास गर्म जलधारा, और उसी अक्षांश में विच मीन्स 0 से 45 डिग्री के बीच महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधारा। और चौथा पॉइंट बताया कि उच्च अक्षांशों में महाद्वीप के पूर्वी तटों के पास ठंडी जलधारा, और उसी अक्षांश में महाद्वीप के पश्चिमी तटों के पास जो होती है गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। चौथा पॉइंट आपको बताया कि जो पांचवा पॉइंट की जो कॉरियोलिस फोर्स है इट इज एक्सर्टेड ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के रोटेशन से उत्पन्न होता है। तो कॉरियोलिस बल के प्रभाव से जो है महासागरीय जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज पैटर्न में चलती है, यानी घड़ी के सुइयों के अनुकूल या दक्षिणावर्त आप इसको कह सकते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में ये चलती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी के सुइयों के प्रतिकूल या वामावर्त डायरेक्शन में चलती है। ये आप इसमें कह सकते हैं किस तरीके से चलती है। केवल क्या होगा कि जो उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं हैं, जो उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं हैं इस नियम का अपवाद है। जो उत्तरी हिंद महासागर है वो क्या है? इस नियम का अपवाद है। जैसे पहले भी हमने बताया था कि जो ये जनरल पैटर्न है ये कहाँ कहाँ पर लागू हो जाएगा? तो उत्तरी अटलांटिक पर लागू हो जाएगा, दक्षिणी अटलांटिक पर लागू हो जाएगा, उत्तरी प्रशांत पर लागू हो जाएगा, दक्षिणी प्रशांत पर लागू हो जाएगा, और दक्षिणी हिंद महासागर पर लागू हो जाएगा। केवल जो नॉर्थ पैसिफिक रीजन है वो इसका एक्सेप्शन हो जाएगा, वो इसका सॉरी नॉर्थ इंडियन ओशियन जो होगा इसका एक्सेप्शन हो जाएगा, इसका अपवाद। और उसका अपवाद होने का जो कारण होगा हम आपको वो बताएंगे जब हम हिंद महासागर के सर्कुलेशन पर जाएंगे। तो ये यदि आपको याद रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और थोड़ा सा क्या होगा कि अब यहाँ पर आप देखिए कि जब ये उत्तरी गोलार्ध में
महाद्वीप के पूर्वी तट के साथ जो प्रवाहित होने वाली जलधारा है, ये जब 45 डिग्री अक्षांश पर जाएगी तो इसको क्या होगा, पछुआ पवन मिलेगी। पछुआ पवन इसमें थोड़ा सा जो है सो डायरेक्शन चेंज करेगा और इसको खींच कर ले जाएगी महाद्वीप के पश्चिमी छोर की ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में भी ये जलधारा जब होगा, जैसे कि यहाँ से कोई सर्कुलेशन आएगा तो ऑब्वियसली एरिया है कि विषुवत रेखा के पास का सर्कुलेशन है, सबसे गर्म जल का एरिया लगभग, तो यहाँ पर गर्म जलधारा होगी। और 45 डिग्री अक्षांश पर उत्तरी गोलार्ध में भी पछुआ पवन और दक्षिणी गोलार्ध में भी पछुआ पवन से मिलने के कारण जो वार्म ओशियन करंट मूव करेगा, तो यहाँ की भी जलधाराएं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए। तो कहाँ पर कौन सी जलधाराएं प्रवाहित होगी नहीं होगी, ये आपको इसमें पता चल गया होगा। इसको अच्छे से समझ के रखना है और आगे भी इस पर चर्चा होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जनरल पैटर्न ओनली नॉर्थ इंडियन ओशियन जो है इसका अपवाद है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, अब जो जलधाराओं को उत्पन्न करने वाले कारक हैं, तो जो जलधाराओं को उत्पन्न करने वाले कारक हैं उसके बारे में आपको जानना है। इस पर यूपीएससी के पीटी में कई बार प्रश्न पूछा है। तो जलधाराओं को उत्पन्न करने वाले कारक, जलधाराओं को करने वाले उत्पन्न करने वाले जलधाराओं को उत्पन्न करने वाले कारक, और जलधाराओं को जो उत्पन्न करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरीके से हैं। तो जलधाराओं को उत्पन्न करने वाले कारकों को जो है हम बेसिकली क्या है कि 3-4 सेगमेंट के सहारे, प्रमुख पॉइंट के सहारे बांट सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा पृथ्वी से संबंधित कारक, पृथ्वी से संबंधित पॉइंट रिलेटेड टू अर्थ, पृथ्वी से संबंधित कारक हो जाएगा या पृथ्वी से संबंधित कारक। दूसरा जो फैक्टर है जलधाराओं को उत्पन्न करने वाला, उसको हम लोग कहते हैं वायुमंडलीय कारक। वायुमंडलीय कारक जलधाराओं को उत्पन्न करते हैं। तीसरा जो कारक हो जाएगा जलधाराओं को उत्पन्न करने वाले, उसको हम लोग कहते हैं महासागरीय कारक। ओशियन का भी जो कुछ फंक्शन होता है वो भी जलधाराओं को उत्पन्न करता है। और कुछ जो अन्य कारक हो जाएंगे जो जलधाराओं को उत्पन्न कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, उसके प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, वो हो जाएगा अन्य कारण हो जाएगा। तो इस 4 पॉइंट के सहारे, तो पृथ्वी से संबंधित जो कारक सबसे पहला हो जाएगा जलधाराओं को उत्पन्न करने वाला, वो हो जाएगा पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति हो जाएगी, पृथ्वी की घूर्णन गति। तो पृथ्वी से संबंधित जो कारक हो जाएगा, इसमें सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति। और पृथ्वी की जो घूर्णन गति हो जाएगी वो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा। और पृथ्वी के घूर्णन गति से ही उत्पन्न होती है तो कॉरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसमें कॉरियोलिस बल, कॉरियोलिस फोर्स कहते हैं इसको, कॉरियोलिस बल कहते हैं। यहाँ पर ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि कॉरियोलिस बल जो है सो जलधाराओं को उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि ये डिफ्लेक्टिंग फैक्टर है कि उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराओं को क्लॉकवाइज पैटर्न में ले जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में ये जलधाराओं को क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न में ले जाएगा। और तो पहला पृथ्वी की घूर्णन गति, दूसरा जो कॉरियोलिस बल है वो हो जाएगा, और तीसरा जो पॉइंट जलधाराओं को उत्पन्न करने वाला हो जाएगा, जो पृथ्वी की आकृति ज्वाइड शेप है, तो पृथ्वी की आकृति से भी जलधाराओं को उत्पन्न होने में सहायता मिलती है, क्योंकि पृथ्वी की जो आकृति है एक प्रकार से स्लोप उत्पन्न करता है, ये ग्रेडियंट उत्पन्न करता है, ठीक है ना। जो स्लोप और ग्रेडियंट है ये भी जलधाराओं को उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति, कॉरियोलिस फोर्स, और जो पृथ्वी की आकृति है ये महासागरीय जलधाराओं को उत्पन्न करता है। तो वायुमंडलीय कारक हो जाएगा, तो वायुमंडलीय कारक में सबसे पहला हो जाएगा जो वायुमंडलीय दाब का अंतर है, जो वायुमंडलीय दाब का अंतर है वो भी हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब का अंतर।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो अंतर होता है वो। दूसरा हो जाएगा जो वर्षा का वितरण होता है, तो वर्षा के वितरण से भी सागर पर क्या होता है कि स्लोप परिवर्तित होता है, ढाल में चेंजिंग आता है। तो स्लोप परिवर्तन, वायुमंडलीय दाब से भी स्लोप परिवर्तन आएगा, और जैसे ग्रेडियंट चेंज होगा, ढाल उत्पन्न होगा, जल में गति आनी शुरू हो जाती है। और तीसरा जो प्रचलित पवनें होती है, जो प्रिवेलिंग विंड होती है, तो प्रचलित पवनों का भी महासागरीय जलधाराओं को उत्पन्न करने में योगदान है। प्रचलित पवनों का भी, प्रिवेलिंग विंड का। तो प्रचलित पवनों में किसका, तो ट्रेड विंड का भी जलधाराओं को उत्पन्न करने में योगदान है। जो दूसरा वेस्टर्ली विंड है उसको भी जलधाराओं को उत्पन्न करने में योगदान है। जो पोलर ईस्टर्ली है उसका भी जलधाराओं को उत्पन्न करने में योगदान है। और जो इक्वेटरली वेस्टर्ली है, विषुवतीय पछुआ पवन है, ये जो चार ग्लोबल विंड हैं, प्राइमरी सर्कुलेशन है, इन चारों का भी जलधाराओं के उत्पन्न करने में योगदान है। खासकर जो प्रत्येक महासागर में विषुवत रेखीय जलधारा होगी उसको उत्पन्न करने में ट्रेड विंड का बहुत बड़ा रोल होता है। और 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांश पर, जो प्रीवियस डायग्राम में मैंने आपको बताया था, वहां जो जलधाराओं में डिफ्लेक्शन होगा कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड की ओर, वो डिफ्लेक्शन बेसिकली अर्थ के रोटेशन से भी होगा। और किससे होगा, तो बेसिकली मूल उसका कारण वेस्टर्ली विंड हो जाता है। महासागरीय कारकों में जो हो जाएगा वो सबसे पहले हो जाएगा सागरीय जल का जो तापमान होता है, ये जलधाराओं को उत्पन्न करेगा। क्योंकि तापमान से सागरीय जल में क्या होगा, वाष्पीकरण प्रभावित होगा। तो वाष्पीकरण प्रभावित होगा, और वाष्पीकरण प्रभावित होगा तो इससे सागरीय जल की क्या हो जाएगी, लवणता चेंज हो जाएगी। और जब सागरीय जल की लवणता चेंज हो जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, सागरीय जल का घनत्व भी चेंज हो जाएगा। तो सागरीय जल का जो तापमान है, जो वाष्पीकरण है, जो लवणता है और जो घनत्व है, ये भी जलधाराओं को उत्पन्न करने में योगदान देता है। और अन्य कारण जो जलधाराओं को उत्पन्न करते हैं या जलधाराओं का डायरेक्शन चेंज करते हैं या उसके गुण को परिवर्तित कर देते हैं, वो है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हो जाएगा, जो महासागरीय कटक होता है जिसको हम लोग कहेंगे अंतः सागरीय कटक। ये जो अंतः सागरीय कटक होता है यह भी जलधाराओं के पैटर्न प्रतिरूप को चेंज करता है। दूसरा जो हो जाएगा उसको हम लोग कहते हैं जो तटीय आकृति होती है, तटीय आकृति, वह भी जलधाराओं का मॉडिफाइंग फैक्टर हो जाता है। क्योंकि शोर लाइन को फॉलो करती है जलधारा, तो जैसी तटीय आकृति होगी उस तरह से जलधाराओं का प्रिवेल होगा। फिर जो द्वीपों की अवस्थिति होती है, द्वीपों की अवस्थिति, वो इसको प्रभावित करता है। तो अंतरीप होता है, तो अंतरीप भी जलधाराओं को प्रभावित करता है। जैसे जल दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग देखेंगे, और दक्षिणी अटलांटिक में जो दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धारा है वो ब्राजील के सावरॉक अंतरिक्ष से टकराने के बाद दो भागों में डाइवर्ट करती है। तो अंतरीप, हैट्रस अंतरीप जो अमेरिका का है वो इसको प्रभावित करेगा, तो अंतरीप भी इसको प्रभावित करता है। और इसके अलावा जो नदियों के द्वारा जल डिस्चार्ज किया जाता है, नदियों के द्वारा जल का विसर्जन, तो नदियों के द्वारा जो जल का विसर्जन होता है वह भी जलधाराओं को उत्पन्न करता है। और नदियों के द्वारा जल के विसर्जन के साथ साथ ध्रुवीय प्रदेश में जो आइस की मेल्टिंग होती है, ध्रुवीय प्रदेश में जो आइस की मेल्टिंग होती है, ये भी जलधाराओं को प्रभावित करता है। और फिर जो शीत जल उद्वेलन की घटनाएं होती है, शीत जल उद्वेलन, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोल्ड वाटर अपवेलिंग, शीत जल उद्वेलन, ये सभी फैक्टर जो हैं जलधाराओं को उत्पन्न करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो किसी भी महासागर में, दैट मीन्स चाहे वो अटलांटिक ओशियन हो, चाहे वो पैसिफिक ओशियन हो, या चाहे दक्षिण हिंद महासागर हो, जहां भी जलधाराएं उत्पन्न होगी वो किसी एक कारण से उत्पन्न नहीं होती है। पहला पॉइंट आपको अपने दिमाग में एडजस्ट करना है। यानी कि जलधाराओं की जो उत्पत्ति होती है वो पृथ्वी से संबंधित कारक, वायुमंडलीय कारक, महासागरीय कारक और अन्य कारकों के सम्मिलित प्रभाव से, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट से होती है। हाँ, इसमें यह हो सकता है कि कुछ कारक डोमिनेंट हो सकते हैं और कुछ सहायक के रूप में हो सकते हैं, बट किसी एक कारण से कोई जलधाराएं नहीं उत्पन्न होगी इन सभी कारणों का। तो पृथ्वी से संबंधित कारक में
रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ, सेकंड कॉरियोलिस फोर्स ऑफ अर्थ। और कॉरियोलिस फोर्स में क्या याद रखेंगे कि कॉरियोलिस फोर्स जो है सो बेसिकली एक प्रकार का स्यूडो फोर्स है, आभासी बल है, एग्जैक्ट इसका फोर्स नहीं होता है, ये हमें आभास दिलाता है। और इसके कारण जलधाराएं उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि इसके कारण क्या होता है कि जलधाराओं में डिफ्लेक्शन होता है। और ड्यू टू कॉरियोलिस फोर्स ओशियन करंट प्रिवेल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन साउदर्न हेमिस्फीयर। और तीसरा जो है वो पृथ्वी की आकृति जो लध्वक्ष गोलाभ ज्वाइड शेप है, वह भी जलधाराओं को उत्पन्न करता है, क्योंकि इस लध्वक्ष गोलाभ ज्वाइड शेप के कारण क्या होता है कि महासागरों के स्लोप में यानी महासागरों में एक तरीके से इंक्लाइंड उत्पन्न कर देता है। और जब इंक्लाइंड उत्पन्न होगा तो हाई लेवल से लो लेवल की ओर जल चलना शुरू हो जाएगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जो वर्षा का वितरण है और जो प्रेवेलिंग विंड है ये भी जलधाराओं को उत्पन्न करता है। फिर महासागरीय कारक में जो टेम्परेचर है, जो इवेपोरेशन है, जो लवणता है और जो डेंसिटी है ये उत्पन्न करेगा। और जो अन्य कारक में अंतः सागरीय कटक है, तटीय आकृति है, द्वीपों की अवस्थिति है, अंतरीप की अवस्थिति है, अंतरीप मीन्स किनारा होता है। फिर नदियों के द्वारा जल का छोड़ा जाना, लाया जाना सागर में, जहाँ पर मुहाना होगा वो आइस की जो मेल्टिंग ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। और जो कोल्ड वाटर अपवेलिंग जोन है महासागर में कुछ सर्टेन क्षेत्रों में वहां पर, तो ये सभी मिलकर इसको। और कोल्ड वाटर अपवेलिंग जोन कैसे ये उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि जलधाराओं के नेचर को चेंज कर देगा, गर्म जलधाराओं को ये ठंडी जलधाराओं में कन्वर्ट कर देगा। तो इन पॉइंट को आपको याद रखना है। इस पर आप जब आप क्वेश्चन बैंक बनाने जाएंगे तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में भी कारक पर कई सारे प्रश्न आए हैं कि इनमें से कौन कारक जलधाराओं को उत्पन्न कर सकता है, कौन नहीं। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपके लिए क्या होगा कि ये एक रामबाण का काम हो जाएगा कि कभी आपका गलत नहीं होगा। दो प्रश्न यदि आता है उत्पन्न करने वाले कारक और कहाँ पर ठंडी जलधारा प्रवाहित होगी और कहाँ पर गर्म जलधारा प्रवाहित होगी। नेक्स्ट अब हो जाएगा, हम लोग चलते हैं प्रत्येक महासागर के जलधारा के बारे में। अटलांटिक ओशियन की जलधारा का अध्ययन हम लोग करते हैं। अटलांटिक ओशियन की जलधारा, तो अटलांटिक ओशियन की जलधारा का जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि दो भागों में इसको बांट लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा, इक्वेटर का लाइन हो जाएगा, ये 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि ये 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा, तो इससे इधर का जो एरिया हो जाएगा ये नॉर्थ अटलांटिक का हो जाएगा, इससे इधर का एरिया जो हो जाएगा ये साउथ अटलांटिक का हो जाएगा। तो नॉर्थ अटलांटिक महासागर में जो जलधाराओं का सर्कुलेशन है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहाँ पे, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जलधाराओं के सर्कुलेशन पर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्या होता है कि अफ्रीका के तट से एक गर्म जलधारा उत्पन्न होती है जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक विषुवतीय गर्म जलधारा, नॉर्थ अटलांटिक विषुवतीय गर्म जलधारा। और ये जो नॉर्थ अटलांटिक विषुवतीय गर्म जलधारा है ये बेसिकली क्या होता है, तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक विषुवतीय धारा है ये बनती है अफ्रीका के कहाँ पर, तो लगभग 10 से 12 डिग्री अक्षांशों के बीच बनती है। और मैं नंबरिंग करते जाता हूँ, उसी नंबरिंग के हिसाब से मैं साइड में जलधारा का नाम लिख दूंगा और उसका नेचर। तो नंबर 1 की जलधारा यहाँ पर उत्पन्न होती है, इसको कहते हैं, ये क्या होता है कि ये जो नंबर 1 की जलधारा है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो नंबर 1 की जलधारा है इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा, उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट कहते हैं इसको। और ये जो नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है विषुवतीय धारा, ये बेसिकली नेचर में कैसी होगी, ये गर्म जलधारा होगी, क्योंकि विषुवत रेखा के पास का क्षेत्र है, इक्वेटर से उत्पन्न हो रही है। ये जो उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा है जब पूर्वी द्वीप पश्चिमी द्वीप समूह के पास जाती है तो उससे टकराकर दो भागों में बढ़ जाती है। तो एक नंबर 2 की जलधारा बनती है और एक नंबर 3 की जलधारा। तो जो नंबर 2 की जलधारा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटलीज की धारा कहते हैं, एंटलीज की धारा।
और जो अब आपको मैंने नियम बताया था कि निम्न अक्षांश है महाद्वीप का पूर्वी तट होगा तो वो क्या होगा, गर्म जल धारा। तो एंटिलीज की जो धारा होगी ये भी कैसी धारा होगी, ये हो जाएगी वार्म ओशियन करंट। और नंबर 3 जो पश्चिमी द्वीप समूह से टकराने के बाद ये कैरेबियन सागर का एरिया है, कैरेबियन सागर में प्रवाहित होती है। तो नंबर 3 की जो धारा है जो कैरेबियन सागर में प्रवाहित होती है, तो कैरेबियन सागर में प्रवाहित होने वाली नंबर 3 की धारा को हम लोग क्या कहते हैं, केयनी की धारा कहते हैं, केयनी की धारा कहते हैं। और ये जो केयनी की धारा है बेसिकली क्या है कि निम्न अक्षांश है महाद्वीप का पूर्वी तट है, तो ये भी क्या होगा, वार्म ओशियन करंट होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एंटिलीज की धारा और ये जो केनी की धारा है, यहाँ पर आपस में मैक्सिको की खाड़ी में, ये मैक्सिको की खाड़ी इसमें मिल जाती है। और मैक्सिको की खाड़ी में क्या होता है, हमें अमेरिका की कई सारी प्रमुख नदियां गिरती है, जिसमें सर्वप्रमुख एक मिसिसिपी मिसौरी नदी हो जाएगा। ये मिसिसिपी मिसौरी यहाँ गिरती है। फिर यहाँ पर रियो ग्रांडो नदी गिरती है। तो मिसिसिपी मिसौरी और रियो ग्रांडो नदियों के जल के गिरने के कारण और जो एंटिलीज की धारा है और जो केयनी की धारा है, इन दोनों का भी आपस में मिल जाने से यहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिको के खाड़ी का जलस्तर ऊंचा हो जाता है और यहाँ से एक नवीन जलधारा बन जाती है, जिसको हम लोग खाड़ी की धारा या गल्फ स्ट्रीम की धारा कहते हैं, खाड़ी की धारा या गल्फ स्ट्रीम की धारा कहते हैं। तो ये जो खाड़ी की धारा या गल्फ स्ट्रीम है, तो जब ये अमेरिका के मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर फ्लोरिडा तट से लेकर अमेरिका के हैटरस अंतरिक्ष तक चलती है, तो ये नंबर 4 की धारा बनती है, हैटरस अंतरिक्ष तक। तो नंबर 4 की जो धारा है इसको हम लोग कहते हैं, अमेरिका का फ्लोरिडा तट है यहाँ पे, उसी के नाम पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। और फ्लोरिडा की धारा भी कैसी होगी, वार्म धारा होगी, क्योंकि निम्न अक्षांश से महाद्वीप का पूर्वी तट है और पूर्वी तट के पास गर्म जल धारा प्रवाहित होती है। और दूसरा जो आपको बताया था कि गर्म जल धारा जब भी होगा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, तो वो आप दिमाग में रखेंगे। तो मैक्सिको की खाड़ी से लेकर अमेरिका के हैटरस अंतरिक्ष तक प्रवाहित होने वाली जो जलधारा इसको फ्लोरिडा की धारा, और हैटरस अंतरिक्ष से लेकर ये न्यूफाउंडलैंड तट तक जो प्रवाहित होती है, तो न्यूफाउंडलैंड तट तक प्रवाहित होने वाली जलधारा जो 5वीं नंबर की जलधारा है, इस 5वीं नंबर की जलधारा को सब जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, इसको गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। और ये भी क्या होगा, वार्म। अब ये गल्फ स्ट्रीम क्या होता है कि जब कनाडा के न्यूफाउंडलैंड तट के पास जाती है तो उत्तरी गोलार्ध के पछुआ पवन के प्रभाव से ये क्या होता है कि यूरोपीय तट की ओर मूव कर जाती है। और यूरोपीय तट की ओर मूव करने के बाद क्या होता है कि एक नंबर 6 की जलधारा बन जाती है, यानी गल्फ स्ट्रीम आगे चलकर नंबर 6 में। वैसे गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति मैक्सिको खाड़ी से होती है, और खाड़ी की धारा इसलिए कहते हैं, खाड़ी की धारा पहले फ्लोरिडा की धारा के नाम से नंबर 4 पर, नंबर 5 पर गल्फ स्ट्रीम की धारा के नाम से, ये भी गर्म होगा, महाद्वीप का पूर्वी तट है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है, निम्न अक्षांश है। लेकिन जब ये जलधारा 40-45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जाती है, तो पछुआ पवन के प्रभाव से यूरोपीय तट की ओर मुड़ जाती है और मुड़ने पर एक नवीन जलधारा नंबर 6 की बन जाती है। और इस नंबर 6 की धारा जो उत्तरी अटलांटिक में प्रवाहित होती है, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह भी क्या है, वार्म। ये जो नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह है ये ब्रिटिश द्वीप समूह है। इस ब्रिटिश द्वीप समूह से टकराने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक जलधारा नॉर्वे सागर से होते नॉर्वे तट के प्रवाहित होते हुए चली जाती है, और इसी नॉर्वे की धारा की एक ब्रांच आइसलैंड के दक्षिणी तटों पर प्रवाहित हो जाती है। तो यहाँ पर एक नंबर 7 की धारा बनती है और इसी की एक शाखा बनती है नंबर 8। और जो ब्रिटिश आइलैंड से टकराकर विषुवत रेखा की ओर आती है वो फ्रांस के निकट बिस्के की खाड़ी में प्रवाहित होती है, ये बनाती है नंबर 9 की धारा। और बिस्के की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली धारा जब कनारी द्वीप से आगे बढ़ती है तो इसका नेचर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो ये बनाती है नंबर 10 की धारा। तो जब उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो नंबर 6 की धारा है और वार्म ओशियन करंट है, ये जब ब्रिटिश आइलैंड से टकराती है, यहाँ पर ये ब्रिटिश आइलैंड है, तो ये नंबर 7 ऊपर की ओर विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है और नॉर्वे का तट है। तो नंबर 7 जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्वेजियन करंट या नॉर्वे की धारा कहते हैं। और जो नॉर्वेजियन करंट है या नॉर्वे की धारा है, ये भी वार्म होगा, क्योंकि उच्च अक्षांश है, महाद्वीप का पश्चिमी भाग है। आप जैसे यहाँ पर देखेंगे, आपको दिखाया था, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो पश्चिमी भाग है।
और जो नियम बताया था कि उच्च अक्षांश से महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर क्या होती है कि ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती है और पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती है, तो वो आपको मिल रहा है। तो 7वां नंबर नॉर्वे की धारा है और 8वां नंबर जो है जो आइसलैंड के दक्षिणी भागों में प्रवाहित होती है। तो ये 8वें नंबर की जो धारा है इसको हम लोग कहते हैं इरमिंगर की धारा। इसको क्या कहेंगे? इरमिंगर की धारा, इरमिंगर की धारा। और इरमिंगर की जो धारा है ये भी बेसिकली क्या है? वार्म ओशियन करंट है, ये भी वार्म ओशियन करंट है जो आइसलैंड के दक्षिणी भागों में प्रवाहित होती है। और अब ब्रिटिश द्वीप समूह से टकराकर जो विषुवत रेखा की ओर चलती है और यहाँ पर फ्रांस के पास बे ऑफ बिस्के की खाड़ी में प्रवाहित होती है, वो है नंबर 9। और नंबर 9 की जो धारा है इसको हम लोग रेनेल की धारा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेनेल की धारा कहते हैं। और रेनेल की धारा जो है ये अभी तक वार्म है। वार्म इसलिए है क्योंकि रेनेल की धारा का जो अक्षांश है ना, ये जो अक्षांश है लगभग क्या है कि ये 45 डिग्री से लेके 40 डिग्री 35 डिग्री के बीच का अक्षांश है, ठीक है ना। तो 40-45 डिग्री के बीच तक ये यही रहेगा। लेकिन यही रेनेल की धारा क्या है, जब अफ्रीका के कनारी द्वीप को पार करेगी, यहाँ पर एक अफ्रीका का द्वीप समूह है जिसको हम लोग कहते हैं कनारी द्वीप। जब ये कनारी द्वीप को पार करेगी तो क्या होगा? ये ट्रेड विंड के एरिया में आने लगती है। तो ट्रेड विंड जो व्यापारिक पवनें होती है ना, पश्चिम तट से पूर्वी तट की ओर चलती है, तो ये क्या करेगी? पश्चिमी तट का गर्म जल लेकर शिफ्ट करके पूर्वी तट की ओर चली जाएगी। इसलिए निम्न अक्षांश में महाद्वीप के पूर्वी तट के पास गर्म जल मिलता है। और जब पश्चिमी तट की ओर गर्म जल लेकर ये चला जाएगा, पूर्वी तट की ओर गर्म जल लेकर चला जाएगा, तो पश्चिमी तट पर क्या हो जाएगा? सागर में नीचे का जल ऊपर आना शुरू हो जाता है ट्रेड विंड के प्रभाव से, क्योंकि तट का जल शिफ्ट करेगा। इसको कंपनसेट करने के लिए नीचे का जल ऊपर आना शुरू हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? कोल्ड वाटर अपवेलिंग, शीत जल उद्वेलन। और इस शीत जल उद्वेलन के प्रभाव से जब ये कनारी की जलधारा अफ्रीका तट पर आगे की ओर चलती है, यानी कनारी द्वीप से आगे चलती है, तो नंबर 10 की धारा बनती है। और जो अफ्रीका तट पर नंबर 10 की धारा प्रवाहित होती है इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? कनारी की धारा कहते हैं, कनारी की धारा। और ये जो कनारी की धारा है अब कैसी धारा होगी? ठंडी धारा है, कोल्ड धारा है। और ये ठंडी धारा क्यों है? तो चूंकि यहाँ पर अफ्रीका के कनारी द्वीप से जब ये आगे निकली है तो ट्रेड विंड के एरिया में आ गई है। ट्रेड विंड के प्रभाव से यहाँ पर शीत जल उद्वेलन होता है, सागर का ठंडा का जल नीचे का ठंडा जल ऊपर आ जाता है, इसलिए कनारी की जो जलधारा है वो ठंडी हो जाती है, ये है। और उत्तरी अटलांटिक में जो है ना दो और, तो उत्तरी अटलांटिक में अभी तक 10 जलधारा में आपको एक ठंडी धारा मिली है, वो कौन मिली है? कनारी की धारा मिली है। शेष जो भी है उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा है, एंटिलीज की धारा है, केयनी की धारा है, फ्लोरिडा की धारा है, गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, नॉर्वे की धारा है, इरमिंगर की धारा, रेनेल की धारा, दे ऑल आर वार्म ओशन करंट। और दो ठंडी जलधाराएं उत्तरी अटलांटिक में और आती है जब ध्रुवीय क्षेत्र में आइस की मेल्टिंग होती है। एक ग्रीनलैंड के पूर्व से होकर आती है, इसको हम लोग कहते हैं, जो 10 है तो इसको 11वां करंट कहेंगे। और एक जो है सो बैफिन की खाड़ी होते हुए लेब्राडोर सागर होते हुए यहाँ पर आ जाती है, तो इसको कहते हैं नंबर 12 की धारा। ये दोनों ठंडी धारा है। तो जो नंबर 11 की धारा है उत्तरी अटलांटिक में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा कहते हैं, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट कहेंगे। और चूंकि ये विषुवत रेखा की ओर जा रही है ध्रुव से, महाद्वीप का पूर्वी भाग है, उच्च अक्षांश है। ग्रीनलैंड को यदि आप यहाँ डायरेक्शन निकाल लेंगे तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो पूर्वी भाग है, तो ठंडी जलधारा होगी। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा कैसी होगी? ठंडी धारा होगी। और इसी तरीके से जो नंबर 12 की धारा है वो कौन सी धारा है? इसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? लेब्राडोर की धारा कहते हैं, लेब्राडोर की धारा। तो लेब्राडोर की जो धारा है ये भी कौन सी धारा होगी? ठंडी धारा होगी। उच्च अक्षांश है, महाद्वीप का जो है वो पूर्वी भाग है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जलधाराएं जा रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेब्राडोर की धारा। तो इस तरीके से, और ये जो कनारी की धारा आपने देखा है ये फिर से क्या होगा? विषुवत रेखीय उत्तरी हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक की जो विषुवत रेखीय जलधारा है इसमें मिलकर एक सर्कुलेशन को पूरा करके फिर दूसरे सर्कुलेशन में प्रवेश कर जाएगी। तो इस तरीके से चक्रीय पैटर्न होता है जलधाराओं का। और उत्तरी अटलांटिक में इस तरीके से सर्कुलेशन है जलधारा का।
तो सभी का नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और जब 2018 का आपने यूपी पीसीएस का मेंस का देखा होगा, उत्तरी अटलांटिक सर्कुलेशन पर प्रश्न पूछा है डायरेक्ट। तो ये मेंस और पीटी दोनों के लिए, जैसे मैंने पहले ही कहा, बहुत ही उपयोगी और लाभदायक आपके लिए टॉपिक है। तो उत्तरी अटलांटिक गर्म है, एंटिलीज गर्म है, केयनी गर्म है, फ्लोरिडा गर्म है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म है। सबका नंबरिंग कर दिया है, कौन कहाँ प्रवाहित होगा ये आपको याद रहेगा। नॉर्वे की धारा, फिर एरमिंगर की धारा और रेनेल, ये सभी गर्म है। और ठंडी कौन मिला, तो अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास प्रवाहित होने वाली कनारी की धारा, जो ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट है वो, और जो लेब्राडोर की धारा है वो आपको ठंडी धारा मिल रही है। अब उत्तरी अटलांटिक में क्या है, आपको दो और विशेष फंक्शन होता है, उस फंक्शन को आप जान लीजिए, तब हम आपको साउथ अटलांटिक में ले चलेंगे। तो उत्तरी अटलांटिक में क्या होता है कि एक फंक्शन बनता है जिसको हम लोग कहते हैं सारगैसो सागर। सारगैसो सागर, तो सारगैसो सागर क्या है, कहाँ बनता है, किस तरीके की ये चीजें, आप ये ध्यान से देखिए। तो उत्तरी अटलांटिक में क्या होता है ना कि ये जो चार जलधाराएं हैं, इन चार जलधाराओं के बीच क्या होता है, जल का सर्कुलेशन लगभग होता नहीं है, ये रुक जाती है। और ये जो जल का सर्कुलेशन लगभग रुक जाती है चार जलधाराओं के बीच का क्षेत्र। अब ये कौन कौन सी जलधारा होगी, ये आपको पता चल गया होगा, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन चार जलधाराओं के बीच के जो जल का सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है, रुक जाता है। और इसके रुक जाने के कारण क्या होता है कि जो एक एरिया बन जाता है इस जलधाराओं के सर्कुलेशन के बीच में, इसी बीच में बनता है जिसको हम लोग कहते हैं सारगैसो सागर। इसी बीच में बनता है जिसको हम लोग कहते हैं सारगैसो सी। तो सारगैसो सागर जो है, ये सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, कहाँ बनता है, तो ये बनता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और ये चार जलधाराओं के बीच बनता है, तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 की जलधारा है, ये नंबर 3 की जलधारा है, और ये नंबर 4 की जलधारा है। तो चार जलधाराओं के बीच का जो एरिया है सारगैसो सागर, तो नंबर 1 की जो जलधारा है वो कौन है, तो सबसे पहला जो आ जाएगा नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है, उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा। जो नंबर 2 है उसको हम लोग कहते हैं गल्फ स्ट्रीम की धारा, ये कौन सी धारा है, तो गल्फ स्ट्रीम की धारा है। जो नंबर 3 है वो कौन है, तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, जो आपने पिछले स्लाइड पर देखा था। और चौथा जो है वो कौन सी है, कनारी की धारा है, कनारी करंट है। तो इन चार जलधाराओं के बीच जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, वहां का जल लगभग स्थिर रह जाता है। और यहाँ पर क्या होता है ना कि इन चार जलधाराओं के बीच का जो सागरीय क्षेत्र है, यहाँ पर हमें सारगैसम नामक सीवेड से मिलता है। सारगैसम नामक क्या मिलता है, सारगैसम नामक घास मिलता है, सारगैसम नामक घास मिलता है। तो इस सारगैसम नामक घास पाए जाने के कारण हम लोग इसको क्या कहते हैं, सारगैसो सागर के नाम से जाने जाते हैं। ये जो सारगैसो सागर है, इसका जो विस्तार हो जाएगा जनरली, ये 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से लेके 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच है। और इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन हो जाएगा, इसका जो देशांतरीय विस्तार हो जाएगा, तो लगभग 35 डिग्री वेस्ट अक्षांश से लेके 72 या 72 डिग्री वेस्ट देशांतर के बीच, यानी कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेके 72 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच है। ये जो सारगैसो सागर है, यहाँ के सागरीय जल का जो तापमान है उत्तरी अटलांटिक में, वो भी सबसे अधिक है, तापमान भी सबसे अधिक है। और तापमान होने के साथ साथ यहाँ के सागर की क्या है, लवणता भी अधिक है। उत्तरी अटलांटिक में सबसे अधिक लवणता सारगैसो सी की है, तापमान भी अधिक है, लवणता भी अधिक है। और ये जो एरिया है ना, मैरिन बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से रिच है, जो समुद्री जैव विविधता होती है, तो समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से यहाँ पर काफी शैवाल की प्रजातियां पाई जाती है। कई सारे जो है सो वेल और जो
यूरोपियन तट पर पाए जाने वाले जो मछलियां सब जो कुछ विशिष्ट प्रजातियां होती है वो यहाँ पर आ जाती है प्रजनन करने के लिए। तो मैरिन बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से रिच होता है। ये देखने में जो है हरिकेन साइक्लोन के आंख के जैसा लगता है। इट्स लुक लाइक टू आई ऑफ दिस साइक्लोन। ये हरिकेन के आंख के जैसा लगता है, हरिकेन के आंख के जैसा लगता है। और ये जो है ना, इसको हम लोग सागर का मरुस्थल भी कहते हैं, सी डेजर्ट भी कहते हैं, सागर का मरुस्थल। और ये जो है तटविहीन सागर भी है, तटविहीन सागर भी है, क्योंकि बीच सागर में है तो इसकी कोस्टलाइन नहीं होगी। तो ये सारे फैक्चुअल पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि सार्गेसो सागर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में अवस्थित है। पहला, 4 जलधाराओं के बीच का क्षेत्र है, which means North Atlantic Equatorial Current, Gulf Stream Current, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट एंड कनारी करंट के बीच का जो जल है वो सर्कुलेट नहीं होता, लगभग स्थिर रह जाता है। तो उसी के बीच वाले जल के क्षेत्र को, जहाँ पर सार्गैसम नामक समुद्री घास, कई शैवाल की प्रजातियां पाई जाती है, उसी के नाम पर हम लोग इसको क्या कहते हैं, सार्गैसो सागर कहते हैं। यहाँ का जो सागर का एक्सटेंशन है वो 20 से 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 35 से 72 या 75 डिग्री वेस्ट देशांतर के बीच है। यहाँ का तापमान भी अधिक है, लवणता भी अधिक है, मैरिन बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से रिच है। देखने में यह हरिकेन के आंख के जैसा लगता है और इसे सागर का मरुस्थल भी कहते हैं। और बीच सागर में कोई कोस्टलाइन है, दैट्स इट्स आल्सो कॉल्ड, ये कोस्टलाइन विहीन सागर है। तो ये सार्गैसो सागर के बारे में आपको याद रखना है। दूसरा जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के बारे में एक और है, वो जो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, इसमें क्या होता है, जो कनाडा का न्यूफाउंडलैंड तट है, यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा और लेब्राडोर की ठंडी धारा, ये जो नंबर 1 की धारा है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर 2। तो नंबर 1 की जो धारा है उत्तरी अटलांटिक में, ये कौन सी जल धारा है, जिसको हम लोग कहते हैं गल्फ स्ट्रीम की धारा कहते हैं। ये कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम की धारा। और गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है वो नेचर में कैसी है, वार्म है। तो गल्फ स्ट्रीम की गर्म, और दूसरा जो ऊपर से नंबर 2 की धारा आती है, जिसको हम लोग लेब्राडोर की धारा कहते हैं। तो लेब्राडोर की जो धारा है ये कैसी नेचर में है, ये नेचर में कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट। तो कना और ये दोनों जलधाराएं, ये जो एरिया है ये कनाडा का कौन सा एरिया है, तो ये बेसिकली न्यू फाउंड लैंड का एरिया है, न्यू फाउंड लैंड का एरिया है। क्या होता है कि कनाडा के न्यूफाउंडलैंड तट के पास गल्फ स्ट्रीम की गर्म और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा जब आपस में मिलती है तो इनके कन्वर्जन से क्या होता है कि जो इन जलधाराओं के ऊपर की जो पवनें होती है, तो जो ठंड जलधारा उसके ऊपर की जो पवन होगी वो ठंडी होगी, जो नीचे की जो गर्म जलधारा के ऊपर की पवन होगी वो गर्म होगी। तो चूंकि दोनों के तापमान और आर्द्रता का अंतर होता है, तो इस तापमान और आर्द्रता के अंतर के कारण इस समुद्र के पास क्या होता है, कोहरा का निर्माण होता है। इन दो जलधाराओं के कन्वर्जेंस से यहाँ पर क्या होता है, कोहरा का निर्माण होता है, फॉग का। ये जो कोहरा का निर्माण होता है, तो इसमें क्या होता है कि प्लैंकटन का विकास काफी अधिक होता है। इसमें प्लैंकटन का विकास अधिक होता है, एक प्रकार का पादप है, तो प्लैंकटन का विकास अधिक होता है। और ये जो प्लैंकटन है, ये प्लैंकटन जो है ये मछली का क्या है, भोजन है। प्लैंकटन क्या है, मछली का भोजन है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर मछली को भोजन मिलेगा वहां पर मछली अधिक मिलेगी। दैट्स है रीजन, यही कारण है कि जो कनाडा का न्यूफाउंडलैंड तट है संसार का एक प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र है। ये संसार का एक प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र है, संसार का एक प्रमुख क्या है, मत्स्यन क्षेत्र है। तो जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर क्या होता है, तो जो कनाडा का न्यूफाउंडलैंड तट है, सो न्यूफाउंडलैंड तट के पास क्या होता है कि जो गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा है और जो लैब्राडोर की ठंडी जलधारा है, ये दोनों जलधाराएं आपस में मिलती है। इनके जो टेम्परेचर और आर्द्रता का अंतर होता है, इनके ऊपर के पवनों का, उन दोनों के डिफरेंस से यहाँ पर क्या होता है, कोहरे का निर्माण होता है। उस कोहरे में प्लैंकटन विकसित होता है सागर में, वो मछली का भोजन है। इसलिए जो कनाडा का न्यूफाउंडलैंड तट है, ना केवल कनाडा का न्यूफाउंडलैंड तट, बल्कि यहाँ पर अमेरिका में एक लॉन्ग द्वीप है, इस लॉन्ग द्वीप से लेकर न्यूफाउंडलैंड तट तक का जो पूरा एरिया है, ये संसार का सबसे बड़ा मत्स्यन क्षेत्र है।
और इसका तो प्रभाव कई सारा होगा। जब हम अलग सीक्वेंस में महासागरीय जलधाराओं के प्रभाव की चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ पर कोल्ड वॉल का निर्माण होता है, किस तरीके से कोल्ड वॉल बनता है उसके ऊपर हम आपको बताएंगे। तो ये जो रहा आपका उत्तरी अटलांटिक जलधारा का सर्कुलेशन, उसका विशिष्ट जो 2 पॉइंटों में प्रभाव था वो। अब आप आ जाइए जो दक्षिणी अटलांटिक की जलधारा है, इसका कैसे सर्कुलेशन होता है, क्या इसका विशिष्ट प्रभाव और कहाँ पर बनता है वो। और आप ध्यान महासागरीय जलधारा का जो प्रभाव होता है वो अलग से हम 8-10 पॉइंटों में आपको बताएंगे। ये मरुस्थल के निर्माण में सहायक होते हैं, वर्षा वितरण को प्रभावित करते हैं, मैरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित करते हैं, तटीय जो क्लाइमेट होता है उसको प्रभावित करता है, तटीय आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करता है, ह्यूज इम्पैक्ट है। मैरिन रूट के निर्माण में, जो ट्रेड रूट होता है उसके निर्माण में सहायक भी है, हार्मफुल भी है। तो सब पर चर्चा होगी एक अलग सेगमेंट में। तो जब हम लोग दक्षिणी अटलांटिक की जलधारा को देखेंगे तो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या करना होगा, एक यहाँ पर विषुवत रेखा का लाइन खींच लेना होगा। ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा विषुवत रेखा। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में भी क्या होता है कि अफ्रीका तट के पास जो कारण हम आपने को मैंने बताया था जलधाराओं को उत्पन्न करने वाला, उन्हीं कारणों के प्रभाव से यहाँ पर क्या होता है कि अफ्रीका के पश्चिमी तट पर एक गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है, जिसको हम लोग दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धारा कहते हैं। और ये जलधारा क्या होता है कि हमें दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील के सौरव कंट्रीब से टकराकर 2 भागों में बंट जाती है। इसका कुछ जल जो है सो प्रति अटलांटिक विषुवतीय धारा के रूप में, और कुछ जो है सो ये उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा में मिल जाती है केनी की धारा के रूप में, और कुछ काउंटर इक्वेटोरियल करंट के रूप में मूव करती है, कुछ काउंटर इक्वेटोरियल करंट के रूप में यहाँ पर मूव कर जाती है। और कुछ जो जल है सौरव कंट्रीब से टकराने के बाद ब्राजील तट के जो है वो पैरेलल निकलना शुरू करती है, ब्राजील तट के पैरेलल। तो यहाँ पर क्या होता है कि नंबर 1 की एक जलधारा बन जाती है, दूसरा जो है सो नंबर 2 की जलधारा बनती है, और नंबर 3 की जलधारा। और यहीं पर क्या होता है कि ये जो नंबर 2 की जलधारा है फिर अफ्रीकी तट से टकराकर इसमें मिलकर यहाँ पर एक साइकिल को ये पूरा कर देती है, तो यहाँ पर ये नंबर 4 की जलधारा बन जाती है। तो जो नंबर 1 की जलधारा है उत्तरी अटलांटिक महासागर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा का। इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा कहेंगे, साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। और जिस तरीके से उत्तरी अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट वार्म करंट था, तो उसी तरीके से ये भी कैसी जलधारा होनी चाहिए, तो ये भी जो होगी वो गर्म जलधारा होगी। जो नंबर 2 की जलधारा है वो कौन सी है, तो विषुवत रेखीय जलधारा जो है उत्तरी गोलार्ध में भी यहाँ पर विषुवत रेखीय जलधारा बनती है, और दक्षिणी गोलार्ध में भी यहाँ पर विषुवत रेखीय, इसके बीच के दोनों के बीच एक जो है कंपनसेटरी करंट बनती है। क्योंकि क्या होगा ना कि उत्तरी गोलार्ध में भी जब विषुवत रेखा के जल में अफ्रीका के पश्चिम तट का जो जल है वो पूर्व की ओर जाएगा, और दक्षिणी अटलांटिक प्रभाव के प्रभाव से भी अफ्रीका के पश्चिम तट का जो जल है वो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर जाएगा। तो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर सागर का जो सी लेवल है वो राइज कर जाएगा, और अफ्रीका के तट पर क्या होगा, सी लेवल डाउन हो जाएगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक बीच से जलधारा निकलती है दोनों के बीच से, जिसको हम लोग कहते हैं नंबर 2 को प्रति प्रशांत विषुवतीय धारा, प्रति प्रशांत विषुवतीय धारा। और ये जो प्रति प्रशांत प्रति अटलांटिक विषुवतीय धारा कहेंगे इसको, प्रति अटलांटिक विषुवतीय धारा। ये जो प्रति अटलांटिक विषुवतीय धारा है, काउंटर अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, ये भी क्या होगा, गर्म जलधारा होगी। और ये 2 कारणों से उत्पन्न होती है, एक तो कंपनसेटरी करंट के रूप में, चूंकि सी लेवल अफ्रीका के तट पर डाउन हो चुका है और दक्षिण अमेरिका के तट पर राइज कर चुका है, तो सागर में क्या होगा, एक इंक्लाइंड प्लेन उत्पन्न हो जाएगा, तो उस प्लेन को कंप्लीट करने के लिए उत्पन्न होगी। और दूसरा जो पृथ्वी की घूर्णन गति है उसका इस पर सर्वाधिक प्रभाव, और कुछ जो इक्वेटोरियल वेस्टर्ली होती है उसका भी इसको उत्पन्न करने में योगदान होगा। और फिर ये क्या होती है कि अफ्रीका के तट से टकराकर यहाँ पर मुड़ जाती है और नंबर 4 की धारा बनाती है। तो नंबर 4 की जो धारा, इसको हम लोग कहते हैं गिनी की धारा। ये गिनी की खाड़ी में प्रवाहित होती है, तो इसको क्या कहते हैं, गिनी की धारा। और गिनी की धारा भी क्या हो जाएगी,
एक तरीके के वार्म ओशन करंट होगा, उष्ण कटिबंध का एरिया है, पूरी तरीके से गर्म जल का एरिया, वार्म ओशन करंट। और ये गिनी की धारा फिर यहीं से दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धारा में मिलकर एक साइकिल विषुवत रेखा के पास ही पूरा कर देती है इस तरीके से। अब ब्राजील के साउरॉक अंतरिक्ष से जो धारा टकराकर ब्राजील के पैरेलल विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर निकलती है, इसको नंबर 3 की धारा कहते हैं। और जो नंबर 3 की धारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राजील की धारा कहते हैं, ब्राजील की धारा या ब्राजीलियन करंट कहेंगे। तो जो ब्राजील की धारा है ये भी गर्म जलधारा हो जाएगी, क्योंकि निम्न अक्षांश है, महाद्वीप के पूर्वी तट पर है और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है, तो ब्राजील की धारा भी गर्म। लेकिन दक्षिणी अटलांटिक में क्या होता है कि आइस के मेल्टिंग होने से एक ठंडी जलधारा इस फॉकलैंड द्वीप के सहारे ऊपर की ओर आ जाती है। तो इस फॉकलैंड द्वीप के सहारे जो जलधाराएं ऊपर की ओर आ जाती है, इस ये नंबर 5 की जलधारा बन जाती है। तो जो नंबर 5 की जलधारा है दक्षिणी अटलांटिक में, नंबर 5 की जो जलधारा है इसको हम लोग कहते हैं फॉकलैंड की धारा। इसको क्या कहते हैं, फॉकलैंड की धारा। और जो फॉकलैंड की धारा है ये बेसिकली क्या है, ठंडी धारा होगी, उच्च अक्षांश में प्रवाहित होती है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आ रही है और महाद्वीप के पूर्वी भागों में। तो ये अब यहाँ पर ये क्या होगा कि पछुआ पवन जब मिल जाएगी तो पछुआ पवन के प्रभाव से फॉकलैंड की धारा जो होती है बेसिकली क्या करती है, मूव कर जाती है अफ्रीका तट की ओर। और जब फॉकलैंड की धारा अफ्रीका तट की ओर मूव करती है तो कुछ जलधारा तट के सहारे टकराने के बाद ये दक्षिणी हिंद महासागर में निकल जाती है। बिल्कुल ये इस तरीके से यहाँ पर जलधाराओं का कुछ सर्कुलेशन हो जाता है, जल दक्षिणी हिंद महासागर में निकल जाएगी। और दक्षिणी हिंद महासागर की जलधारा और दक्षिणी हिंद महासागर से भी ये निकल जाएगी दक्षिणी प्रशांत में। बिल्कुल ये इस तरीके से एरिया खाली है दक्षिणी सागर का, तो इसका एकदम करंट फ्लो इस तरीके से चलते रहता है, ये हो जाएगा इसका। तो इसको हम लोग कहते हैं जो नंबर 5 मूव करती है, तो अब ये बनाएगी नंबर 6। और नंबर 6 की जो धारा है वो क्या कहलाती है, तो नंबर 6 की जो धारा है इसको हम लोग कहते हैं पछुआ पवन प्रवाह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पछुआ पवन प्रवाह कहते हैं। तो जो पछुआ पवन प्रवाह है बेसिकली किसी भी महासागर में हो, ये जो होगी ठंडी धारा ही होगी, चाहे वो दक्षिणी अटलांटिक है, चाहे वो दक्षिणी प्रशांत है, या चाहे दक्षिणी हिंद महासागर है, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो होगी सभी महासागरों में ठंडी धारा। अब ये जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो नंबर 5-6 में कन्वर्ट हुआ है, तो ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट क्या होगा कि आप देख रहे हैं अफ्रीका तट से कुछ जल टकराएगी और टकराने के बाद कुछ इसके पैरेलल ऊपर उठेगी और पैरेलल ऊपर उठकर ये दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा में मिलकर एक सर्कुलेशन को पूरा कर देगी, तो नंबर 7 की जलधारा बनाएगी। और जो नंबर 7 की जलधारा बनेगी तो ये अफ्रीका तट के सहारे जो जाएगी ना, इसको हम लोग कहते हैं बैंगुएला की धारा। इसको क्या कहेंगे, बैंगुएला की धारा। और जो बैंगुएला की धारा है जो अफ्रीका तट के सहारे जाएगी, ये कैसी होगी, तो ठंडी धारा होगी। क्यों होगी, क्योंकि निम्न अक्षांश है, महाद्वीप का पश्चिमी भाग है और ध्रुव की से विषुवत रेखा की ओर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ठंडी जलधारा। इस तरीके से दक्षिणी अटलांटिक में भी आपको सर्कुलेशन मिलता है। फिर से एक बार इस सर्कुलेशन को आप सुन लीजिए। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में क्या है कि जो सर्कुलेशन है कि लगभग 10 से 12 डिग्री अक्षांश के बीच अफ्रीका के पश्चिमी तट पर यहाँ पर क्या है ना कि कांगो नदी विशाल मात्रा में जल डिस्चार्ज करती है अटलांटिक महासागर में। उससे क्या होता है, अटलांटिक का सी लेवल राइज करता है और दक्षिणी जो गोलार्ध की ट्रेड विंड है उस सब के प्रभाव से क्या होता है कि नंबर 1 की जलधारा उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा कहते हैं, जो गर्म जलधारा है। ये जो नंबर 1 की दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा है, ये ब्राजील के सौरॉक अंतरिक्ष से टकराने के बाद दो भागों में बंट जाती है। एक विषुवत रेखा की ओर आती है, जिसका कुछ जल उत्तरी अटलांटिक में आ जाता है और उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा के जो केनी ब्रांच है इसमें मिल जाती है। और कुछ जल कंपनसेटरी करंट के रूप में मूव कर जाती है, जिसको हम लोग नंबर 2 की धारा कहते हैं। और नंबर 2 की जो धारा है वो प्रति अटलांटिक विषुवतीय धारा है जो गर्म है। ये प्रति अटलांटिक विषुवतीय धारा क्या होता है, अफ्रीका तट से टकराकर यहीं पर मूव कर जाती है और दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धारा मिलकर एक साइकिल को पूरा कर देती है। तो नंबर 4 की धारा का यहाँ पर सृजन होता है, जन्म होता है, जिसको गिनी की धारा कहते हैं और ये वार्म करंट है।
यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है, लेकिन डायरेक्शन है बट शॉर्ट करंट है और ट्रॉपिकल सागर है, इसलिए ये गर्म ही होगा। और उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा जो ब्राजील के सौरव कंट्रीब से टकराती है और ध्रुव की ओर निकलती है, नंबर 3 की जलधारा को जनन करती है। तो नंबर 3 की जो जलधारा है वो ब्राजीलियन की धारा है, और ब्राजीलियन की धारा कैसी है? वार्म करंट है। क्यों होगा? क्योंकि निम्न अक्षांश है, महाद्वीप का पूर्वी तट है और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है। अब दक्षिणी अटलांटिक में जब आइस की मेल्टिंग होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये फॉकलैंड द्वीप है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये एरिया जो है ये एक द्वीप का एरिया है जिसको हम लोग कहते हैं फॉकलैंड द्वीप। और ये जो फॉकलैंड द्वीप है ना, ये अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच विभाजित द्वीप है। तो फॉकलैंड द्वीप के पैरेलल एक ठंडी जलधारा आती है जिसको फॉकलैंड की ठंडी धारा कहते हैं, जो नंबर 5 की है इसको फॉकलैंड की ठंडी धारा कहते हैं। यही फॉकलैंड की ठंडी धारा क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध के पछुआ पवन के प्रभाव से मूव कर जाती है अफ्रीका तट की ओर, और ये दक्षिणी अटलांटिक होते हुए दक्षिणी हिंद महासागर दक्षिणी प्रशांत में चली जाएगी। और फिर दक्षिणी प्रशांत का जो जल है फिर यहाँ से ये मूव कर जाएगा, इसमें आके मिल जाएगा, तो पूरी एक सर्कुलेशन बन जाती है इसकी। तो ये जो नंबर 6 की जलधारा का जनन होता है इससे, इसको हम लोग पछुआ पवन प्रवाह कहते हैं, WWD कहते हैं, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहते हैं। और ये जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है ये बेसिकली क्या है, तो एक तरीके की ठंडी जलधारा है, चाहे वो दक्षिणी अटलांटिक हो, चाहे वो दक्षिणी प्रशांत हो, चाहे दक्षिणी हिंद महासागर, ये कॉमन जलधारा है, तीनों में ठंडी होगी। और इसी ठंडी जलधारा का कुछ जल अफ्रीका के तट से ऊपर तक मूव करता है, तो एक नवीन 7वें जलधारा का सृजन होता है। और ये 7वीं जलधारा फिर से नंबर 1 की जलधारा में मिलकर एक साइकिल को यहाँ पर कंप्लीट कर देता है। इस 7वें जलधारा को हम लोग क्या कहते हैं? बेंगुएला की धारा कहते हैं, जो ठंडी धारा है, बेंगुएला की धारा। अब दक्षिणी अटलांटिक में क्या होता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ब्राजील और अर्जेंटीना का तट है, इस ब्राजील और अर्जेंटीना तट के पास क्या है, एक फंक्शन बन रहा है, यहाँ पर एक फंक्शन बन रहा है, सर्किल जहाँ पर मैं कर रहा हूँ। और जो सर्किल जहाँ पर मैंने किया है वो फंक्शन क्या है, उत्तरी अटलांटिक के समान ही है कि जो अर्जेंटीना द्वीप समूह है, ब्राजील का तट है, यहाँ पर क्या है कि दो जलधाराओं का अभिसरण हो रहा है, यहाँ पर दो जलधाराओं का अभिसरण हो रहा है, दो जलधाराओं का कन्वर्जेंट हो जा रहा है, जो जलधाराओं का अभिसरण हो रहा है, मिलन हो रहा है, आलिंगनबद्ध हो रहे हैं। तो जो जलधाराओं का जो अभिसरण हो रहा है उसमें कौन सी एक जलधारा है? इसमें एक जलधारा है ब्राजील की गर्म धारा। एक जलधारा कौन सी है? ब्राजील की गर्म जलधारा। और दूसरी कौन सी है? तो फॉकलैंड की ठंडी धारा है, फॉकलैंड की ठंडी धारा है। तो जो ब्राजील की गर्म धारा है और फॉकलैंड की ठंडी धारा है, ये दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं? तो ब्राजील और खासकर अर्जेंटीना तट के पास मिल रहा है। तो जब ये दोनों धाराएं मिलेंगी तो क्या होगा, इन दोनों जलधाराओं के जो तापमान और आर्द्रता का अंतर होता है, इनके ऊपर के पवनों का, उससे कारण क्या होगा, यहाँ पर भी कोहरा का निर्माण होगा। कोहरा बनेगा तो इसमें क्या होगा, प्लैंकटन का विकास होगा। और आगे क्या होगा, आप पकड़ लिए होंगे कि जब यहाँ पर कोहरा का निर्माण होगा, प्लैंकटन का विकास होगा, तो प्लैंकटन मछली का भोजन है। इसलिए दक्षिणी अटलांटिक में भी जो अर्जेंटीना और ब्राजील का तट है, ये संसार का एक प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र हो जाएगा। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि गर्म और ठंडी जलधाराओं के कन्वर्जेंस वाले क्षेत्रों में मत्स्यन क्षेत्र क्यों बनते हैं? तो क्यों बनते हैं? क्योंकि वहां पर कोहरा बनता है, कोहरा में प्लैंकटन सागर में विकसित होता है, एक प्रकार का पादप है जो मछली का भोजन है। इसलिए यहाँ पर मछली भोजन की तलाश में आएगी तो वो फिर मत्स्यन का क्षेत्र बनेगा। तो उत्तरी अटलांटिक में कनाडा के न्यूफाउंडलैंड तट के पास आपने देखा था कैसे फंक्शन, और दक्षिणी अटलांटिक में अपने अर्जेंटीना और कुछ ब्राजील के क्षेत्रों में देखा है कि ये कैसे फंक्शन और किन दो धाराओं के। तो यहाँ पर 2-3 तरीके से प्रश्न बनता है, किन दो धाराओं के कन्वर्जेंस से होगा तो जब भी गर्म और ठंडी धारा के ही, लेकिन नाम पूछ देगा कि कनाडा के न्यूफाउंडलैंड तट के पास किन दो जलधाराओं के कन्वर्जेंस से संसार के प्रसिद्ध मत्स्यन क्षेत्र का निर्माण होगा। तो क्या होगा उसका उत्तर? गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा और दूसरा लेब्राडोर की ठंडी धारा। उसी तरीके से पूछ देगा कि दक्षिणी अटलांटिक में फाकलैंड द्वीप और अर्जेंटीना तटों के पास जो है संसार का प्रसिद्ध मत्स्यन क्षेत्र निर्मित होता है, किन दो जलधाराओं के कन्वर्जेंस से? तो वहां पर क्या होगा, ब्राजील की गर्म धारा और फॉकलैंड की ठंडी जलधारा के कन्वर्जेंस से होती है।
और कन्वर्जेंस के क्षेत्र में ऐसा क्या फंक्शन बनता है जो मत्स्यन हो, तो वहां पर कोहरा उत्पन्न होता है सागर के ऊपर। कोहरे के उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, प्लैंकटन का विकास होता है सागर में। प्लैंकटन मछली का भोजन है तो मत्स्यन होगा। ये तो अभी मैंने एक जो विशिष्ट इसका प्रभाव है वो बता दिया है। तो आप उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक के लगभग सभी फंक्शन को जान चुके हैं, और अन्य जो प्रभाव होगा वो हम आपको आगे बताएंगे। अब नेक्स्ट जो महासागर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो बेसिकली हो जाएगा हिंद महासागर की जलधारा। तो वो बेसिकली कौन सा हो जाएगा, हिंद महासागर की जलधारा। तो हिंद महासागर की जो जलधारा है, बेसिकली मैंने पहले भी कहा था कि हिंद महासागर की जलधारा में क्या है, दूसरा जो हम लोग सागर उठा ले रहे हैं वो क्या है कि हिंद महासागर की जलधारा। हिंद महासागर की जलधारा, जो हिंद महासागर की जलधारा है इसका फंक्शन कैसे होता है और किस तरीके से होता है, इसको दो सेक्शन में इसको भी बांट कर देखेंगे कि उत्तरी हिंद महासागर की जो जलधारा है, उत्तरी हिंद महासागर, नॉर्थ हिंद महासागर की जलधारा पर किस प्रकार का प्रभाव है। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो दक्षिणी हिंद महासागर है, तो दक्षिणी हिंद महासागर के जलधारा पर जो है किस तरीके का सर्कुलेशन है, किस तरीके का प्रभाव है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि मैंने पहले ही बताया था, जो 5 नियम आपको बताया था, याद होगा कि गर्म जलधारा कहाँ से कहाँ प्रभावित होती है, ठंडी जलधारा कैसे प्रभावित होगी। तो वो 5 नियम जो है उत्तरी हिंद महासागर पर लागू नहीं होता है, यानी कि उन नियमों का अपवाद है उत्तरी हिंद महासागर, अपवाद है उत्तरी हिंद महासागर, यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है। तो उत्तरी हिंद महासागर यदि अपवाद है तो यहाँ पर जलधाराओं के सर्कुलेशन पर सर्वाधिक किसका प्रभाव है, तो उत्तरी हिंद महासागर पर जलधाराओं के सर्कुलेशन पर सर्वाधिक प्रभाव है। जो मुख्य प्रभावकारी भूमिका निभाता है वो है मानसून पवन का। वो किसका प्रभाव है, तो मॉनसूनल विंड का है, मॉनसून पवन का है। और मॉनसूनल विंड का है तो मॉनसूनल विंड जो है सीजनल विंड की श्रेणी में आता है, मौसमी पवन की श्रेणी में आता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो दक्षिण एशिया है या दक्षिण पूर्व एशिया जो मॉनसूनल सिस्टम के अंतर्गत आता है, तो मॉनसून पवनों के दो समयावधि होते हैं। एक समयावधि होता है दक्षिण पश्चिम मानसून का समय, जो अब से कुछ दिन बाद जून में आएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून का समय। तो ये जब दक्षिण पश्चिम मानसून का समय होगा तो उस समय जलधाराओं पर या सागर के सर्कुलेशन पर इस पवन का प्रभाव होता है। और ठीक इसके अगले सीजन में जब उत्तरी हिंद महासागर पर उत्तर पूर्वी मानसून पवन का प्रभाव होता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून पवन के प्रभाव से जलधाराओं का या सागर का सर्कुलेशन जो होता है यहाँ पर चेंज होता है। ये ध्यान में रखेंगे मोटा मोटी। और यहाँ पर कोई विशिष्ट जलधारा नहीं है, जो एक दो विशिष्ट जलधारा वो बहुत ही क्रिटिकल फंक्शंस उत्पन्न होता है, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने का। लेकिन डायरेक्ट आपको क्या होगा कि कभी कभी पूछ देगा कि मानसून पवन किस महासागर पर जो है, सो मानसून पवनों का प्रभाव है तो उत्तरी हिंद महासागर पर। दूसरा कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है ये भी जान लीजिए कि ग्रीष्म ऋतु में जब समर सीजन होता है तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में प्रति हिंद विषुवतीय धारा की उत्पत्ति नहीं होती है। शीत ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में या हिंद महासागर में, शीत ऋतु में हिंद महासागर में प्रति हिंद विषुवतीय धारा की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि पछुआ पवन के प्रभाव से ये सागर का जल सर्कुलेट होता है तो नहीं होता है। तो प्रति हिंद विषुवतीय धारा जो हिंद महासागर में है ना, ये बेसिकली कब बनती है, शीत ऋतु में बनती है। ये बनती है शीत ऋतु में, ये ध्यान में रखेंगे। ये 4-5 विशिष्ट पॉइंट याद रखेंगे कि पहला एक अपवाद है उस 5 नियम का जो मैंने आपको बताया था, और दूसरा कि यहाँ पर मानसून पवनों का प्रभाव है, तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून का समय होगा तो उस विंड का प्रभाव होगा, और जब उत्तर पूर्वी मानसून का समय होगा तो उस विंड का प्रभाव होगा। और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर क्या होता है कि सागर के जल का सर्कुलेशन जो होता है वो प्रति हिंद विषुवतीय धारा नहीं बनती है, केवल शीत ऋतु में ये बनती है। फिर जो दक्षिणी हिंद महासागर की धारा होगी वो क्या है कि इसमें
सामान्य सर्कुलेशन मिलता है। इसमें हमें क्या मिलता है? सामान्य सर्कुलेशन मिलता है, यानी कि सामान्य प्रतिरूप मिलता है, जलधाराओं का सामान्य प्रतिरूप मिलता है। यानी कि जैसा उत्तरी हिंद महासागर में, सॉरी, जैसा उत्तरी प्रशांत में, जैसा उत्तरी अटलांटिक में, जैसा दक्षिणी प्रशांत में, दक्षिणी अटलांटिक में, उसी प्रकार का सर्कुलेशन आपको दक्षिणी हिंद महासागर में मिलेगा, जो आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो उत्तरी हिंद महासागर का सर्कुलेशन है, आप उसको देख लीजिए कि कैसे होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश का एरिया हो जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा, तो ये उत्तरी हिंद महासागर हो जाएगा। और उत्तरी हिंद महासागर पर क्या होता है कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ के जल सर्कुलेशन पर मानसून पवन का प्रभाव होता है, ठीक ना। और मानसून पवन एक सीजनल विंड की श्रेणी में आता है। तो दो समय अवधि इसका होता है, एक को हम लोग कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून का समय कहते हैं, और इसी दक्षिण पश्चिम मानसून को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं, यानी कि समर मानसून कहते हैं। और ग्रीष्मकालीन मानसून की जो समय अवधि होती है, ये क्या होता है कि जून से लेके मूल सितंबर तक, कभी कभी लेट से रिट्रीट हुआ मानसून तो मिड अक्टूबर तक भी ये चला जाता है। तो इस समय जब रहेगा, जब ग्रीष्मकालीन मानसून का समय होता है, तो सागर का जो जल है ना, वो तट रेखाओं का अनुसरण करते हुए कुछ इस तरीके से फ्लो कर जाती है, इस तरीके से यहाँ पर फ्लो कर जाती है। और इसलिए क्या होता है कि इसमें जो ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें होती है, उस समय यहाँ पर प्रति हिंद विषुवतीय जलधारा की उत्पत्ति नहीं होती है। कुछ जो जलधाराओं का सर्कुलेशन होगा, इसी मानसून पवन के पैटर्न से जो होता है वो चलती है सागर का जल, ये हो जाएगा। लेकिन जब बस शीत ऋतु का समय होता है, तो हमारे यहाँ क्या होता है, एक और मानसून का समय आता है, उसको क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून का समय कहते हैं। और ये जो उत्तर पूर्वी मानसून का समय है, ये क्या है? बेसिकली शीतकालीन समय है, शीतकालीन मानसून भी कहते हैं। और इसकी जो समय होती है, बेसिकली अक्टूबर से लेके दिसंबर, कभी कभी ये जनवरी तक भी प्रवेश कर जाता है। तो जब ये समय होगा, तो उत्तरी हिंद महासागर पर जो सागरीय जल का सर्कुलेशन होता है, वो बेसिकली क्या होगा और किस तरीके से होता है, तो आप थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, तब आपको बताएंगे। तो उत्तरी हिंद महासागर पर जो सागरीय जल का सर्कुलेशन होता है, और वो कैसे होता है, तो ये जो सागर का जल होता है ना, तट रेखाओं का अनुसरण करते हुए उत्तर पूर्वी पवन के अनुरूप प्रवाहित होती है। और तब इस समय जो होता है ना, काउंटर इक्वेटोरियल करंट की उत्पत्ति होती है। जो विषुवतीय प्रति विषुवतीय धारा होती है वो उत्पन्न होती है, ये हो जाएगी प्रति विषुवतीय धारा, जो लगभग एक्चुअली दक्षिणी हिंद महासागर में आ जाती है। तो इस समय काउंटर इक्वेटोरियल हिंद करंट की उत्पत्ति होती है शीत ऋतु में। और बिल्कुल चूंकि इस समय जो पवनें होती है लैंड से सागर की ओर चलती है, इसका डायरेक्शन जो होता है यही होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, इसलिए। तो उत्तरी हिंद महासागर पर जो सागरीय जल का सर्कुलेशन है, उस पर मुख्य प्रभाव मानसून पवनों का है, और कई चीजों का प्रभाव है। तो उत्तरी हिंद महासागर जो है एक बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर लगभग क्लोज सागर है। दूसरा, कटक का जो प्रभाव होता है उसका, प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार 8 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है, उसका कुछ प्रभाव है। तो इन सारे चीजों का प्रभाव है, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव जो है इस पर, वो मॉनसूनल विंड का प्रभाव है, वो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा जो दक्षिणी हिंद महासागर की धारा है। तो जो दक्षिणी हिंद महासागर की धारा है, उस पर जैसे मैंने पहले ही बताया कि दक्षिणी हिंद महासागर की जलधारा पर नॉर्मल सर्कुलेशन है, और जैसे अन्य महासागरों का सर्कुलेशन है, वैसे ही आपको दक्षिणी हिंद महासागर में भी मिलेगा। तो अब कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी हिंद महासागर की जलधारा, दक्षिणी हिंद महासागर की जो जलधारा है वो हो जाएगा दक्षिणी हिंद महासागर की जलधारा। तो जो दक्षिणी हिंद महासागर की जलधारा है, इसका जो सर्कुलेशन है वो सामान्य सर्कुलेशन है। तो क्या होता है
कि एक जो ऑस्ट्रेलिया है ना, इस ऑस्ट्रेलिया के जो बीच का जल संधि के एरिया से प्रशांत का कुछ जल दक्षिणी हिंद में घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के तटों पर क्या होता है कि यहाँ पर एक गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है, जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी हिंद विषुवतीय धारा। और ये दक्षिणी हिंद विषुवतीय धारा जो है, ये मेडागास्कर द्वीप है। ये एम लिख देता हूँ। तो एम का अर्थ है यहाँ पर मेडागास्कर द्वीप है। ये मेडागास्कर द्वीप है, एम फोर मेडागास्कर द्वीप है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों के सॉरी पश्चिमी तटों से जो इक्वेटोरियल रीजन से जलधारा बनती है, इसको उत्पन्न करने में ट्रेड विंड का प्रभाव है। जो दक्षिणी प्रशांत का कुछ जल है ऑस्ट्रेलिया और जो ये खाड़ी सब का एरिया इसके बीच से इसमें आ जाती है और दक्षिणी हिंद महासागर की विषुवतीय जलधारा को निर्मित करती है। इसको मैं नंबर 1 लिख देता हूँ। तो इसको उत्पन्न करता है। और दक्षिणी हिंद महासागर में जो नंबर 1 की जलधारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दक्षिणी हिंद विषुवतीय धारा। इसको क्या कहेंगे? दक्षिणी हिंद विषुवतीय धारा। और ये भी याद रखेंगे, किसी भी महासागर में जो विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण का जलधारा, चाहे उत्तरी विषुवतीय धारा या दक्षिणी विषुवत, वो गर्म जलधारा है। तो दक्षिणी हिंद विषुवतीय धारा क्या होगी? नंबर 1 की जो धारा होगी, ये कैसी करंट होगी? वार्म करंट होगी। अब ये जो दक्षिणी हिंद विषुवतीय धारा है, ये मेडागास्कर द्वीप से टकराने के बाद 2 भागों में बट जाती है इस तरीके से। और एक मेडागास्कर के पूर्व से और एक मेडागास्कर और मोजाम्बिक चैनल से होते हुए प्रवाहित होती है। और आगे चलकर दोनों मिलकर फिर एक सर्कुलेशन में कन्वर्ट हो जाती है। और एक सर्कुलेशन में कन्वर्ट होने के बाद फिर से क्या होता है कि एक जनरल पैटर्न को फ्लो करते हुए कुछ इस तरीके से ये आ जाती है। तो जो नंबर 1 की धारा मेडागास्कर द्वीप से टकराकर 2 भागों में बढ़ती है, तो एक बनती है नंबर 2 की धारा, एक बनती है नंबर 3। और मेडागास्कर द्वीप को पार करने के बाद नंबर 2 और नंबर 3 की धारा फिर से आपस में मिलती है, तो नंबर 4 उत्पन्न करता है। और जैसे पहले ही बताया था कि दक्षिणी अटलांटिक का जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का जल है, वो दक्षिणी हिंद महासागर में भी पहुंच करके WWD को उत्पन्न करता है, WWD को। ये नंबर 5 की धारा। और यही WWD का जो जल होगा, जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, इसका कुछ जल दक्षिणी प्रशांत में प्रवेश कर जाएगा और कुछ जल ऑस्ट्रेलिया के तटों से टकराकर इसके पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है। तो नंबर 6 की जलधारा बनाती है। और नंबर 6 की जो जलधारा है, ये नंबर 1 में फिर से मिलकर क्या करता है? एक सर्कुलेशन को यहाँ पर पूरा कर देता है। तो नंबर 1 जो है दक्षिणी हिंद विषुवतीय धारा है, जो गर्म जलधारा है। जो नंबर 2 है, इसको हम लोग कहते हैं पूर्वी मेडागास्कर की धारा, ईस्टर्न मेडागास्कर करंट कहते हैं। नंबर 2 जो है पूर्वी मेडागास्कर की धारा है, क्योंकि मेडागास्कर द्वीप है उसी के नाम पर पूर्व में प्रवाहित होती है। तो ये भी कौन सी धारा होगी? ये वार्म होगी। निम्न अक्षांश है, महाद्वीप का पूर्वी विभाग है और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है, तो वो भी गर्म होगी। नंबर 3 की जो धारा है, इसको हम लोग कहते हैं मोजाम्बिक की धारा। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की धारा। तो जो मोजाम्बिक की धारा है, ये भी क्या होगी? गर्म धारा होगी, क्योंकि निम्न अक्षांश है महाद्वीप के पूर्वी तट पर और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है। और ये जो मेडागास्कर और नंबर 3 जहाँ पर मैंने लिखा, वहां पर देश है मोजाम्बिक देश, उसके बीच का जो ये जल का क्षेत्र है ना, इसको हम लोग कहते हैं मोजाम्बिक चैनल। तो मोजाम्बिक की धारा जिस सागर या क्षेत्र में प्रवाहित होती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। ये जलधारा प्रवाहित होती है मोजाम्बिक चैनल में, ये याद रखेंगे, मोजाम्बिक चैनल में प्रवाहित होती है। और फिर नंबर 3 जो मोजाम्बिक की धारा गर्म है और नंबर 2 जो पूर्वी मेडागास्कर की धारा गर्म है, वो भी गर्म है। जब मेडागास्कर को पार करते दोनों आपस में मिल जाती है और मिलने के बाद ये नंबर 4 की जलधारा उत्पन्न करती है। और नंबर 4 की जो जलधारा उत्पन्न करती है, जिसको हम लोग कहते हैं अल गुहास की धारा। इसको क्या कहेंगे? अल गुहास करंट कहेंगे, अल गुहास की धारा। और अल गुहास की जो धारा है, ये भी क्या है? वार्म ओशियन करंट है, वार्म ओशियन करंट है। और नंबर 5 जो प्रत्येक महासागर में है, ये क्या है? बेसिकली पछुआ पवन प्रवाह है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, WWD, यानी कि पछुआ पवन प्रवाह है। तो जो पछुआ पवन प्रवाह है, ये प्रत्येक महासागर की तरह यहाँ भी ठंडी होगी, क्योंकि इसका एक दक्षिणी हिंद में पूरे सर्कुलेशन है। चाहे वो दक्षिणी हिंद महासागर हो, चाहे दक्षिणी प्रशांत हो, चाहे दक्षिणी अटलांटिक हो, एक सामान्य सर्कुलेशन में ये
प्रवाहित होती है। लेकिन ये जो दक्षिणी हिंद की पछुआ पवने हैं या पछुआ पवन प्रवाह है, इसका कुछ जल अफ्रीका के पश्चिमी तट, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम तटों से टकरा कर क्या होता है कि मूव कर जाती है, और तब नंबर 6 की जलधारा बनती है। और ये नंबर 6 की जो धारा होगी ये कैसी होगी, निम्न अक्षांश है, महाद्वीप का पश्चिमी भाग है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रही है, और नंबर 1 में मिलकर एक साइकिल को तो पूरा करेंगे ही, लेकिन नंबर जो 6 जलधारा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा कहते हैं। और ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है तो निम्न अक्षांश है, महाद्वीप का पश्चिमी भाग है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रही है, जो कॉन्सेप्ट बताया उसके हिसाब से ये क्या होगी, ठंडी धारा होगी ये। तो दक्षिणी हिंद महासागर में क्या है, आपको एक नॉर्मल पैटर्न मिलता है, नॉर्मल सर्कुलेशन मिलता है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो उत्तरी हिंद महासागर नॉर्मल सर्कुलेशन का बाद है, ये आपको बता दिया, और जो दक्षिणी हिंद महासागर है वो नॉर्मल सर्कुलेशन के अंतर्गत है, ये आप जान चुके हैं। और इसका जो जलधाराओं का कुछ प्रभाव होगा दक्षिणी हिंद महासागर में, वो जब एक कॉमन पॉइंट के तहत लेंगे तो आपको बता देंगे। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशांत महासागर की धारा। तीसरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी प्रशांत महासागर की धारा, प्रशांत महासागर की धारा। तो प्रशांत महासागर की जो धारा है इसका भी जो अध्ययन होगा वो क्या होगा, दो सेक्शन में बांटकर किया जाएगा प्रशांत महासागर की धारा का। एक हो जाएगा जो उत्तरी प्रशांत महासागर है उसका सर्कुलेशन कैसे है, उत्तरी प्रशांत का, और दूसरा हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे दक्षिणी प्रशांत का सर्कुलेशन कैसे है, दक्षिणी प्रशांत का सर्कुलेशन हो जाएगा। और यहाँ पर उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत को समझने के लिए जो वर्ल्ड का मैप होता है वो आपके लिए कारगर नहीं होगा, वो मुझे ही बनाना होगा, तब आप बेहतर समझ पाएंगे। तो हम पहले एक मैप बना लेते हैं उत्तरी प्रशांत का पहले, और फिर आप उसको समझ पाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो जो प्रशांत महासागर है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक मैप बनाना होगा। ये हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका का मैप हो जाएगा, ये नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। आधा ही बनाएंगे, हमें बीच महासागर प्रशांत को बीच में लाना है, ये ध्यान में रखेंगे। और ये जो हो जाएगा दक्षिण अमेरिका भी हमें कुछ लाना है क्योंकि इक्वेटर तक हमें जाना है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वेटर का एरिया हो जाएगा, तो हम क्या मान लेंगे, ये 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साउथ अमेरिका हो जाएगा। और ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ये 0 डिग्री अक्षांश है। और 0 डिग्री अक्षांश है तो जाहिर सी बात है कि 0 डिग्री अक्षांश है तो इसके ऊपर का जो सागर होगा वो क्या हो जाएगा, उत्तरी प्रशांत होगा, उत्तरी प्रशांत होगा। तो पहले हम एक कर लेते हैं। और यहाँ पर जब हम उत्तरी प्रशांत बनाएंगे तो थोड़ा सा ये भारत का एरिया कवर कर लेंगे। ये जो है सो दक्षिणी एरिया हिंद महासागर का, ये दक्षिण पूर्व एशिया, और यहाँ पर ये जो है सो जो मैक्सिको की खाड़ी है वो, यहाँ पर जापान का तट, यहाँ पर रशिया का तट, यहाँ पर ये जो हो सक इस तरीके से यहाँ का ये मैप हो जाएगा, ये मूव कर जाएंगे, ये रूस हो जाएगा। और ये अमेरिका का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलास्का हो जाएगा। और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा कि ये 0 डिग्री को मैच कर देंगे, तो यहाँ पर बेसिकली कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर अब हमें मिल जाएगा जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, वो हमें मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम है, कुछ इस तरीके से रफ स्केच डायग्राम में हम जान लेंगे। अब हमारे पास क्या है कि दक्षिणी जो प्रशांत है वो भी आ चुका है, और दक्षिणी प्रशांत के साथ साथ हमारे पास जो है उत्तरी प्रशांत जो है वो भी आ चुका है, दोनों आ चुका है। तो इस दोनों पर हम लोग सर्कुलेशन को समझेंगे। यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं जिनको सामूहिक रूप से हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी द्वीप समूह कहते हैं। इंडोनेशिया का जो बहुत सारा द्वीप है, पूर्वी द्वीप समूह। और इस पूर्वी द्वीप समूह से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमें जापान मिलता है, जापान का जो द्वीप समूह है वो हो जाएगा जापान का। तो सबसे पहले जो उत्तरी प्रशांत महासागर में जलधारा का सर्कुलेशन है, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, उत्तरी
प्रशांत महासागर। और उत्तरी प्रशांत महासागर में जो जलधारा का सर्कुलेशन है वो किस तरीके से है, इस प्रकार से है, कहाँ पर क्या है वो आप देखिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि मध्य अमेरिकी तट के पास लगभग 8 से 10 डिग्री 12 डिग्री अक्षांशों के बाद उत्तरी प्रशांत की एक गर्म जलधारा उत्पन्न होती है। और ये गर्म जलधारा क्या होता है कि पूर्वी द्वीप समूह से तट से निकलते हुए जापान द्वीप से टकराकर ये दो भागों में बंट जाती है। तो इस लॉन्ग सर्कुलेशन वाली जलधारा को जो नंबर 1 है इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी प्रशांत विषुवतीय धारा। और चूंकि गर्म है, क्योंकि गर्म क्यों होगा तो विषुवत रेखा है, और प्रत्येक महासागर में जैसे पहले ही बता दिया था कि उत्तरी हो या दक्षिणी हो गर्म होती है। जापान द्वीप से टकराने के बाद ये जलधाराएं दो भागों में बंट जाती है। एक जापान के पूर्वी द्वीप तट के पास से निकलती है और दूसरा यहाँ पर जापान के बीच से होते हुए जापान सागर में प्रवेश कर जाती है, एक जापान सागर में प्रवेश कर जाती है। तो ये नंबर 2 को जन्म देती है और नंबर 3 भी यहाँ पर बनता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए जो नंबर 1 की जलधारा है तो हम लोग कहेंगे उत्तरी प्रशांत विषुवतीय धारा। इसको क्या कहेंगे, उत्तरी प्रशांत विषुवतीय धारा। और जो उत्तरी प्रशांत विषुवतीय धारा होगी वो ऑलवेज क्या होगी, गर्म धारा होगी। क्योंकि विषुवत रेखा का क्षेत्र है तो ये क्या होगी, वार्म ओशन करंट। तो नंबर 2 हो इसको हम लोग कहते हैं क्यूरोसिवो की धारा, क्यूरोसिवो की धारा। इसको जापान की काली धारा भी कहा जाता है, क्यूरोसिवो की धारा। और ये जो क्यूरोसिवो की धारा है ये भी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जा रही है, महाद्वीप के पूर्वी तट पर प्रवाहित हो रही है, तो ये भी वार्म होगी। और जो नंबर 3 जापान और कोरिया द्वीप के बीच जो एक जापान सागर है, उस जापान सागर में एक जलधारा प्रवाहित होती है नंबर 3 की, तो हम लोग कहते हैं सीमा की धारा। सीमा की धारा कहाँ प्रवाहित होती है, तो जापानीज सी में प्रवाहित होती है। और इसको भी हम लोग क्या कहेंगे कि बेसिकली वार्म करंट कहते हैं। ये तीनों अभी तक आपको वार्म करंट मिला है। अब जो नंबर 2 की धारा है ये जब उत्तरी गोलार्ध में 40-45 डिग्री अक्षांश पर पहुंचती है तो क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध के पछुआ पवन के प्रभाव से ये नॉर्थ अमेरिकी तट की ओर मुड़ती है। और नॉर्थ अमेरिकी तट की ओर मुड़ने के बाद क्या होता है कि नॉर्थ अमेरिका और कनाडा का यहाँ पर एक ब्रिटिश कोलंबिया द्वीप है। यहाँ पर क्या है, कनाडा का एक ब्रिटिश कोलंबिया द्वीप है। यहाँ पर क्या है, कनाडा का एक ब्रिटिश कोलंबिया द्वीप है। इस ब्रिटिश कोलंबिया द्वीप से टकराने के बाद ये जलधारा दो भागों में बढ़ती है, ब्रिटिश कोलंबिया द्वीप। तो जो नंबर 2 है ये 3 आ चुका है, तो नंबर 4 की जलधारा का यहाँ से सृजन हो जाता है। तो जिस तरीके से उत्तरी अटलांटिक में आपने देखा था कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आपको मिला था, ठीक उसी तरीके से ये नंबर 4 की जो जलधारा हो जाएगी उसी के हिसाब से उत्तरी प्रशांत प्रवाह हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, उत्तरी प्रशांत प्रवाह की जलधारा हो जाएगी, ये उत्तरी प्रशांत प्रवाह हो जाएगी। और जो उत्तरी प्रशांत प्रवाह की धारा है तो ये भी कौन सी होगी, चूंकि ये क्यूरोसिवो की धारा का ही ब्रांच है तो ये क्या हो जाएगी, वार्म ओशियन करंट होगी, वार्म ओशियन करंट। अब जब ये उत्तरी प्रशांत प्रवाह जो वार्म ओशियन करंट है जो ब्रिटिश कोलंबियन आइलैंड से टकराती है तो ये दो भागों में बट जाती है। इसकी एक शाखा गल्फ ऑफ अलास्का में पहुंच जाती है और इसमें यहाँ पर दो जलधाराओं का सृजन हो जाता है। एक यहाँ पर जो है ना बनती है पांचवी जलधारा और एक यहाँ पर बन जाती है छठी जलधारा। यहाँ पर जो है ना एल्यूसियन द्वीप समूह है नंबर 5 के पास। तो नंबर 5 जो बनता है ये बनता है एल्यूसियन की धारा, एल्यूसियन द्वीप है यहाँ पे। इस एल्यूसियन द्वीप के सहारे चारों तरफ ये जलधाराएं प्रवाहित होती है, उसी के नाम पर हम लोग एल्यूसियन की धारा कहते हैं। और उच्च अक्षांश है, महाद्वीप का पश्चिमी भाग है, तो ये गर्म जलधारा होगी। एल्यूशन की भी धारा जो होगी वो कैसी होगी, तो ये वार्म ओशियन करंट होगी। और नंबर 6 जो है ये प्रमुख धारा होगी, उसको हम लोग कहते हैं अलास्का की धारा, जो गल्फ ऑफ अलास्का में प्रवाहित होती है, तो अलास्का की धारा है। और ये भी बेसिकली क्या होगी, गर्म धारा होगी। एल्यूशन अलास्का का ब्रांच है, ये याद रखेंगे। तो ये दोनों गर्म होगी क्योंकि उच्च अक्षांश में है, महाद्वीप के पश्चिमी भाग में और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है, तो दोनों क्या हो जाएगी, गर्म। अब इस ब्रिटिश कोलंबिया द्वीप से टकराकर जो जलधारा नीचे की ओर आती है
इसको हम लोग कहते हैं एक नवीन जलधारा बन जाती है जो नंबर 7 की धारा है। और जो नंबर 7 की धारा है ना, इसको हम लोग कहते हैं कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। और ये जो कैलिफोर्निया की धारा है ये अब कैसी धारा हो जाएगी? तो कैलिफोर्निया की जो धारा है ये ठंडी धारा में आ जाएगी, कोल्ड ओशियन करंट में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? तो निम्न अक्षांश है, महाद्वीप का जो है वो कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग है। आप देखेंगे डायरेक्शन निकाल के तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा कि जैसे नॉर्थ अमेरिका में ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो महाद्वीप का पश्चिमी भाग है, निम्न अक्षांश है और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आ रही है। तो ये क्या हो जाएगी? कोल्ड ओशियन करंट होगी। और जो कोल्ड ओशियन करंट होगी तो बेसिकली क्या होगा इसमें कि ये भी जो नंबर 7 की जलधारा है वो नंबर 1 में मिलकर क्या कर देगी? एक सर्कुलेशन को पूरा कर देगी। अब उत्तरी जो प्रशांत महासागर है, इस उत्तरी प्रशांत महासागर में जब आर्कटिक सी की ओर आइस की मेल्टिंग होती है तो एक ठंडी जलधारा आती है और वो ठंडी जलधारा जापान के होन्शु द्वीप तक आती है। तो एक 8वें नंबर की जलधारा का उत्तरी प्रशांत में सृजन होता है। और ये जो 8वें नंबर की जलधारा का उत्तरी प्रशांत में सृजन होता है, इस 8वें नंबर की जलधारा को हम लोग कहते हैं आयोसीबो की धारा या क्यूराइल की धारा कहते हैं। क्यूरिल द्वीप है यहाँ पर, उसी के नाम पर इसको कहते हैं आयोसीबो की धारा। और ये जो आयोसीबो की धारा है, चूंकि उच्च अक्षांश है, महाद्वीप का पूर्वी भाग भी है और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आ रही है, तो आयोसीबो की जो धारा होगी वो कैसी धारा हो जाएगी? ठंडी धारा होती है आयोसीबो की, ठंडी धारा। और अब यहाँ पर एक फिर फंक्शन बनेगा। फंक्शन कहाँ पर बनेगा? तो जापान का जो होन्शु द्वीप है, इस जापान के होन्शु द्वीप के क्या है कि यहाँ पर एक फंक्शन बनेगा। यहाँ पर ये जो नंबर 2 और नंबर 8 की जलधारा का कन्वर्जेंस हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो कन्वर्जेंस का एरिया है, अब आप यहाँ पर देखेंगे ये जापान का होन्शु द्वीप है। कौन सा है? तो जापान का होन्शु द्वीप है। और जापान के होन्शु द्वीप के पास क्या है कि नंबर 2 और नंबर 8 की जलधारा का कन्वर्जेंस होता है। नंबर 2 और नंबर 8। तो नंबर 2 कौन है? यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूरोशिबो की गर्म धारा है। और नंबर 8 कौन है? तो आयोशिबो की ठंडी धारा। इसका अर्थ यह हुआ कि जापान के होन्शु द्वीप के पास क्यूरोशिबो की गर्म धारा और आयोशिबो या क्यूराइल की ठंडी धारा के कन्वर्जेंस से क्या होगा? यहाँ पर वही जो आपने पहले भी देखा है, यहाँ पर क्या होगा? इसके कन्वर्जेंस से, इन दोनों धाराओं के कन्वर्जेंस से सागर के ऊपर कोहरा का निर्माण होगा। इस कोहरा में क्या होता है? तो प्लैंकटन का निर्माण होगा और प्लैंकटन जो है वो मछली का भोजन है। इसलिए जापान का जो होन्शु द्वीप हो जाएगा वो संसार का एक प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र है उत्तरी प्रशांत में। ये ध्यान में रखेंगे। तो ये उत्तरी अटलांटिक का सर्कुलेशन हो जाएगा। यानी कुल मिला के यहाँ पर दो मुख्य ठंडी धाराएं आपको मिल रही है उत्तरी प्रशांत में। एक कैलिफोर्निया की ठंडी धारा मिल रही है और दूसरा आपको मिल रही है आयोशिबो की ठंडी धारा। और जापान द्वीप के पास जो एक विशिष्ट परिस्थिति बन रही है फिशिंग के लिए, जो एक जोन बन रहा है, वो याद रखना है। वो जोन कहाँ बन रहा है? तो जापान के होन्शु द्वीप के पास बन रहा है। किन दो जलधाराओं के कन्वर्जेंस से? तो वो बन रहा है आपको जो क्यूरोशिबो की वार्म ओशियन करंट है और आयोशिबो की जो ठंडी जलधारा है जिसको क्यूराइल करंट भी कहते हैं, उन दोनों जलधाराओं के कन्वर्जेंस से ये फंक्शन बनता है। ये याद रखेंगे। और अब जो दक्षिणी प्रशांत का सर्कुलेशन है, तो दक्षिणी प्रशांत के सर्कुलेशन के लिए भी क्या करना होगा कि हमें एक इमेज ड्रॉ करना होगा और दक्षिणी प्रशांत के सर्कुलेशन के लिए हमें समझना होगा। तो छोटा सा एक इमेज ड्रॉ करेंगे आप लोग भी, तो हम लोग इसको समझ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा कि ये नॉर्थ अमेरिका का सर्कुलेशन, चूंकि उत्तरी सर्कुलेशन को समझ चुके हैं, इतना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें दक्षिणी सर्कुलेशन को समझना है। दक्षिणी सर्कुलेशन के लिए हमें क्या करना है कि साउथ अमेरिका को बनाना है। और साउथ अमेरिका को बनाएंगे कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो फिर हमें इसके सर्कुलेशन के बारे में क्या होगा, एक्चुअल जानकारी मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा कि इसको मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, इक्वेटर हो जाएगा। और यदि ये 0 डिग्री अक्षांश है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा?
कि यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो यहाँ का जो सर्कुलेशन होगा कुछ इस तरीके से हम लोग इसका सर्कुलेशन निकाल लेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो है सो एरिया हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। तो ये दक्षिणी प्रशांत हो जाएगा। तो जिस तरीके से उत्तरी प्रशांत में सर्कुलेशन था, ठीक उसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पर दक्षिणी प्रशांत महासागर में सर्कुलेशन होगा। दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा, दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा। तो जो दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा है में कैसा कर सर्कुलेशन होता है और क्या होता है वो आप ध्यान से देखेंगे। तो दक्षिणी प्रशांत में भी क्या होता है कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों पर ट्रेड विंड के प्रभाव से और जो प्रत्येक दिन वर्षा होता है विषुवतीय क्षेत्रों में उसके प्रभाव से, जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर होता है उसके प्रभाव से एक जलधारा की उत्पत्ति होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी प्रशांत विषुवतीय जलधारा कहते हैं। ये जलधारा ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराकर दो भागों में बढ़ जाती है। एक ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पैरेलल निकलना शुरू हो जाती है, और एक जो है इसका कुछ जो जल है वो कॉम्पेंसेटरी करंट के रूप में और कुछ दक्षिणी हिंद महासागर में प्रवेश कर जाती है। और अभी आपने देखा है कि उत्तरी प्रशांत महासागर में भी उत्तरी प्रशांत विषुवत-रेखीय जलधारा बना था। ये नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट था, ये साउथ पैसिफिक। इसके बीच में क्या होगा कि जैसे आपने अटलांटिक महासागर में देखा था वैसे ही कि जब उत्तरी प्रशांत विषुवतीय जलधारा के प्रभाव से मध्य अमेरिकी तट का जल जाएगा एशिया तट की ओर, और दक्षिणी प्रशांत विषुवतरेखीय जलधारा के प्रभाव से जब दक्षिण अमेरिका के तट का जल जाएगा ऑस्ट्रेलिया तट की ओर, तो जो पूर्वी द्वीप समूह ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया यहाँ का जल स्तर ऊंचा हो जाता है, और जो मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का तट है यहाँ के जल का सी लेवल नीचे हो जाएगा। उसको कंपनसेट करने के लिए एक बीच से जलधारा निकल जाएगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रति प्रशांत विषुवतीय धारा कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, प्रति प्रशांत विषुवतीय धारा। और ये दोनों धारा ये क्या होता है कि मूव करके यहीं से एक साइकिल को पूरा कर दे, कुछ उत्तरी प्रशांत में मिल जाती है, कुछ दक्षिणी प्रशांत में। तो सबसे पहले जो पहली जलधारा बनती है वो नंबर 1 की है, और एक दूसरी जलधारा बनती है नंबर 2 की, एक तीसरी जलधारा बनती है नंबर, और फिर जो दक्षिणी हिंद महासागर के WWD का जल होता है वो कहाँ पर आता है, तो दक्षिणी प्रशांत में भी आता है। और दक्षिणी प्रशांत में जो WWD का जल आता है तो कुछ तो ये चले जाएगा कहाँ पर, दक्षिणी अटलांटिक में चला जाएगा, जो आपको पहले बताया है कि सभी महासागरों में ये ठंडी जलधारा। और इसका जो तो नंबर 3 ये कौन सा नंबर हो जाएगा, नंबर 4 की जलधारा। और नंबर 4 की जलधारा का जो कुछ जल है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से लगते हुए इससे सर्कुलर को प्रवाहित होते हुए नंबर 1 में मिलकर एक साइकिल को पूरा कर देगी, तो ये एक नवीन जलधारा बन जाएगी जो नंबर 5 है। तो नंबर 1 की जो जलधारा हो जाएगी दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी प्रशांत विषुवतीय धारा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिणी प्रशांत विषुवतीय धारा। तो जो दक्षिणी प्रशांत विषुवतीय धारा है ये बेसिकली कैसी धारा हो जाएगी, गर्म धारा हो जाएगी प्रत्येक महासागर की तरफ। दूसरा जो है नंबर 2, ये क्या हो जाएगी, प्रति प्रशांत विषुवतीय धारा हो जाएगी। प्रति प्रशांत विषुवतीय धारा ये भी क्या होगी, गर्म धारा होगी। जो नंबर 3 की धारा है वो उसको हम लोग कहते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। जैसे इसको डायरेक्शन निकाल लेंगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, पूर्वी तट है ऑस्ट्रेलिया का, उसी के नाम पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। और जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा है ये भी क्या होगी, गर्म धारा होगी, क्योंकि निम्न अक्षांश है महाद्वीप का जो है वो कौन सा भाग है, निम्न अक्षांश है महाद्वीप का पूर्वी भाग है, और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है तो वो गर्म है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ठीक इसके अपोजिट गुण वाला होगा, ठंडी धारा। तो 3 और नंबर 4 की जो धारा है वो प्रत्येक महासागर के समान, अन्य महासागर के समान यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा, तो नंबर 4 जो है उसको हम लोग कहते हैं पछुआ पवन प्रवाह। नंबर 4 जो इसको क्या कहते हैं, पछुआ पवन प्रवाह कहते हैं। ये अन्य सागरों की तरह क्या हो जाएगी, ठंडी धारा हो जाएगी। और नंबर 5 जो हो जाएगी, यही पछुआ पवन प्रवाह का जो जल है जब दक्षिण अमेरिकी तट के सहारे ऊपर उठती है
तो यहाँ पर एक फंक्शन होता है, हर एक सागरों में इस अक्षांश में होता है, जिसको शीत जल उद्वेलन कहते हैं, क्योंकि ट्रेड विंड के प्रभाव से दक्षिण अमेरिका के प्रशांत तट का जल शिफ्ट होकर चला जाता है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के तटों के पास, ठीक ना, इस तरीके से। और जब ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के तटों के पास शिफ्ट होकर चला जाएगा, तो इसीलिए यहाँ का पूर्वी तट के पास का जल गर्म होता है और गर्म जलधारा मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि सागर का जल नीचे से ऊपर आता है, एक तो ठंडी जलधारा आ ही रही है और दूसरा सागर का जल अब नीचे आता है, क्योंकि सतह का जल धारा शिफ्ट करता है। तो ये जो नीचे से ऊपर आने वाली जल होती है ना, यही बनता है यहाँ पर शीत जल उद्वेलन का क्षेत्र। और ये जो शीत जल उद्वेलन का क्षेत्र यहाँ पर बनता है, कोल्ड वाटर अपवेलिंग जोन, उसके प्रभाव से नंबर 5 की जो धारा है वो ठंडी जल धारा बनती है, और ये फिर नंबर 1 में मिलकर एक सर्कुलेशन को पूरा कर देती है। लेकिन जो नंबर 5 की जलधारा है उसको हम लोग कहते हैं पेरू या हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? पेरू या हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। तो पेरू या हम्बोल्ट की जो धारा है वो ठंडी धारा है, और फिर ये क्या करता है, उत्तरी दक्षिणी जो प्रशांत विषुवतरेखीय धारा है उसमें मिलकर एक सर्कुलेशन को पूरा कर देता है। तो इस तरीके से दक्षिणी प्रशांत में जलधाराओं का पैटर्न चलता है। नंबर 1 क्या है? दक्षिणी प्रशांत विषुवतीय धारा का है। नंबर 2 क्या है? प्रति प्रशांत विषुवतीय धारा। 3 नंबर क्या है? तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। ये तीनों कैसी धारा है? तो गर्म धारा है। और पछुआ पवन प्रवाह और पेरू या हम्बोल्ट की जो धारा है वो कैसी धारा है? ठंडी प्रवाह के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा दक्षिणी प्रशांत में क्या बहुत सारा फंक्शन होता है जो आपको जानना है। तो दक्षिणी प्रशांत में जो फंक्शन होता है और क्या क्या फंक्शन होता है वो आपको बता दें कि दक्षिणी प्रशांत में जो और फंक्शन होता है यहाँ पर, कि आपको इसमें और क्या क्या जानना है। तो दक्षिणी प्रशांत में ही उत्पन्न होता है एल नीनो की धारा। तो एल नीनो जो है वार्म ओशियन करंट है। एल नीनो की धारा क्या है? वार्म ओशियन करंट है, ये आपको जानना है। यहीं पर उत्पन्न होता है जिसको हम लोग कहते हैं ला नीना की धारा। तो ला नीना ठीक इसका अपोजिट है। ला नीना की धारा जो है करंट, कोल्ड करंट है। तीसरा अब एक नया कॉन्सेप्ट भी आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं एल नीनो मडोकी। तो एल नीनो मडोकी क्या है ये आपको जानना है, एल नीनो मडोकी। और ये तीन के साथ साथ जो सभी महासागर को आप क्युमुलेटिव तरह से पढ़ेंगे तो महासागरीय जलधाराओं का जो प्रभाव होता है वो भी आपको जानना है। तो ये जो 4 टॉपिक हो गया जिसमें एल नीनो का वार्म ओशियन करंट है, लानिना की ठंडी धारा है, और एल नीनो मडोकी का कॉन्सेप्ट है, और महासागरीय जलधाराओं का प्रभाव है, ये हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। तब तक आप तीनों जलधाराओं का, तीनों महासागर के जलधाराओं का जो सर्कुलेशन है उसको समझिए, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा तभी एल नीनो समझ पाएंगे। तब तक इसको समझिए। पीटी के लिए भी आप इसका नोट्स बना लीजिए, मेंस के लिए जो प्रभाव होगा वो लेकर आएंगे। सर्कुलेशन पर भी स्टेट पीसीएस में प्रश्न आने लगा है, यूपीएससी में भी पूछ सकता है। तो पूरे डायग्राम पर बताया है 3 मूल चीजें। सबसे पहले जो जलधाराओं के प्रवाहित होने का पैटर्न बताया वो आपको कॉन्सेप्चुअली ध्यान में रखना है। जलधाराओं को उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं वो आपको कॉन्सेप्चुअली ध्यान में रखना है। फिर जो अटलांटिक के उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक के सर्कुलेशन के बारे में बताया, वहां पर क्या विशिष्ट इम्पैक्ट है, कहाँ पर मत्स्य क्षेत्र बनता है वो बताया। उत्तरी हिंद महासागर में कैसे सर्कुलेशन है, किसका इम्पैक्ट है वो बताया। दक्षिणी हिंद महासागर का जो नॉर्मल सर्कुलेशन का पैटर्न है वो बताया। और फिर उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत के जो सर्कुलेशन का पैटर्न है वो आप जान चुके हैं। तो अगले वीडियो में, जैसे मैं पहले ही बता दिया हूं कि अगले वीडियो में हम आपके लिए लानीना का, एल नीनो का, एल नीनो मडोकी का और महासागरीय जलधारा के प्रभाव को लाएंगे। तब तक इस वीडियो को सभी लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और 20 और 21 फरवरी को जो अनअकैडमी का जो मेगा समिट 2 आयोजित हो रहा है, आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इसमें देश के जाने माने हस्ती, प्रशासक, ब्यूरोक्रेट्स, जो राजनेता हैं, पी चिदम्बरम साहब हैं, कपिल सिब्बल साहब हैं, कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार, दुर्गा शक्ति नौकपॉल, अशोक खेमका जैसे ब्यूरोक्रेट्स जिनका जीवन में सर्वाधिक ट्रांसफर का रिकॉर्ड है, फिर हरभजन सिंह, इन जैसे हस्तियों से आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा कि प्रशासन में क्या चुनौतियां हैं, कैसे आप उनको टेकल करें, कैसे एक सफल प्रशासक बने, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। तो 20 और 21 तारीख होने वाले इस मेगा समिट के लिए आप अपने आप को इनरोल करें। हमारा जो है सो ये याद रखेंगे, जो रेफरल कोड है शंकर वाईटी,
और साथ ही साथ जो है सो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग आप इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। और अगले सेशन में फिर एक मैराथन सेशन में वो चारों सेक्शन हम आपके लिए लेकर आएँगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू है। धन्यवाद।